हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, चलें। चलिए, तो दो तीन बातें मैं कह दूं, फिर आपस में थोड़ा सा हम शेयर करेंगे ताकि हम खुद जीवन क्रिया वाले भाग को जितने अभी हुई है उसको हम बोल पाए, है ना, आपस में। दो बातें और बोल दूं थोड़ी। तो देखिए, इसी तरह से मन, वृत्ति, इस क्रिया को चित्त बोल रहे हैं, इसको बुद्धि बोल रहे हैं। एक तो ये ध्यान में आ जाए कि बोलचाल की भाषा में अभी जिसको हम बुद्धि बोलते हैं वो बेसिकली मेमोरी और लॉजिक वो इस लेवल पे है। इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है ना। तो बेसिकली हम जो तर्क है वो यहाँ पे है, मेमोरी है यहाँ पे। तो मेमोरी और जो तर्क है इसको मिला के जो एक कल्पनाशीलता का स्वरूप बनता है, उसमें किसी को बहुत अधिक चीज़ें याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करता है, लॉजिकली चीज़ों को सेट करता है और उसके आधार पे कुछ बहुत सारा कुछ इनोवेशन और नया जो कुछ भी हो रहा है। तो बेसिकली जो अभी हम कर रहे हैं वो मेमोरी और लॉजिक के लेवल पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, चांद तक जाने तक अधिकांश चीज़ें इतने में पूरी हो जा रही हैं। अभी जो कुछ भी हमको संसार में दिख रहा है, अभी ऊपर वाला माला खाली है, उधर काम अभी नहीं हुआ। ये उधर वाला सारा काम न्याय धर्म सत्य वाला है, तो इसको हम थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी देर में हमको एक तो ये शौक गया कि बुद्धि शब्द, अभी बुद्धि हमारे बीच में नहीं है। बुद्धि का मतलब है जहाँ बोध होता है, बोध का मतलब है जहाँ संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, जो एग्जिस्टेंशियल, जो सहअस्तित्व की समझ बननी है, जो कि यूनिवर्सल है, वो इससे कम जगह में नहीं बन रही है ना। हाँ जी, थोड़ा सा बच्चे को। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक तो बुद्धि के शब्द से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अभी ऊपर वाला माला खाली है। ऐसा बोलने से क्यों ऐसा लगता है ना, जैसे कितने 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 प्रतिशत लोग संसार में हैं जो जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे। कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में है, सुविधा से सुख की तलाश में है, या और बोले तो कितने परिवार में रिश्ते ऐसे हैं कि जो सारी ज़िंदगी ठीक चल रहे हैं। कई तरह से हम जांच के देखते हैं, तो ये हमारे ध्यान में आ जाता है कि जो चाहे हम बाबा जी की भाषा में उसको कहें तो विज्ञानी, अज्ञानी और क्या बोलते हैं, विज्ञानी, अज्ञानी और क्या बोलते हैं, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, है ना। ज्ञानी मतलब धर्म और अध्यात्म से जो लोग आ रहे हैं, विज्ञानी मतलब साइंस बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं, और अज्ञानी मतलब जो सामान्य अनपढ़ आदमी है। तो तीनों ही कैटेगरी को हम शामिल किए, जो कुछ भी आज तक जो कुछ भी हम किए हैं, इसलिए विकल्प कुछ अलग तरह से बात करें। तो इसका मतलब है कि बुद्धि शब्द को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अभी इतना ही कह रहा हूँ। फिर हमारे को ये भी ध्यान में आ गया कि मन ही शरीर को चलाता है। इसको मैंने पहले भी कहा था, केवल ध्यान दिला रहा हूँ। तो अभी ये ध्यान में आ गया कि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, शरीर मान के शरीर की संवेदना से प्रभावित होता हूँ। मुझको नहीं पता मन कुछ होता है, लेकिन मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मुझको ये दिखाई दे रहा है, मैं प्रभावित हो गया, ऐसा मुझको पता चल गया। तो मैं प्रभावित होता हूँ, तो मन शरीर के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गया। इसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस था वो कैसा था? ओरिजिनल सीक्वेंस है कि इधर में तो आत्मा परमात्मा में अनुभूत होता है, आत्मा के अनुसार बुद्धि काम करेगा, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन, मन के अनुसार शरीर। ये नेचुरल साइकिल है। करने का क्या मतलब है? वृत्ति मन को नियंत्रित करेगा और मन वृत्ति के नियंत्रण को स्वीकार करता है, कोई अंतर विरोध नहीं। चित्त वृत्ति को नियंत्रित करेगा और वृत्ति चित्त के नियंत्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है, तो दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है।
ये इसका नेचुरल सीक्वेंस है। इससे ये भी ध्यान में आ गया, शरीर से ताकतवर, मन से ताकतवर, ये सीक्वेंस है। अब स्थिति कैसी हो गई, मैं शरीर से प्रभावित हो गया तो मतलब ज़्यादा ताकतवर, कम ताकतवर से प्रभावित हो गया। शरीर के अनुसार मन चलेगा, मेरे अनुसार मन चले कि शरीर के अनुसार चले। अभी मैं तो पता नहीं कहाँ पे है, तो कुल मिला के मन शरीर से प्रभावित हुआ। इसको ब्लैक में ही कर लेते हैं। मैं शरीर से प्रभावित हुआ, मन शरीर से प्रभावित हुआ। तो मन सुख की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उसको विश्लेषण तुलन में ले जाता है। अब कौन सा सीक्वेंस शुरू हो गया, अब उल्टा सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस आ गया कि मन शरीर से प्रभावित हुआ, जो जैसा प्रभावित हुआ उसका आस्वादन हुआ। मैंने रोड पे एक बिल्कुल शानदार नई गाड़ी का पोस्टर देखा, उससे मैं प्रभावित हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, उसका तुलन हुआ। कौन सी दृष्टि है ना, प्रिय हित लाभ में से भी कौन सी दृष्टि, वो भी ध्यान में आएगा। और फाइनली उसको मैंने चित्रण में स्वीकार कर लिया, तो एक नई इच्छा आ गई। तो एक इच्छा वो है जो ऊपर से नीचे हम पूरी करने की तरफ जा रहे हैं, एक इच्छा वो है जो नीचे से ऊपर आके स्थापित हो जा रही है। तो इस रूप में मन प्रभावित हुआ, मन ने विचार को प्रभावित किया, तो कम ताकतवर ने अधिक ताकतवर को या अधिक शक्ति संपन्न को प्रभावित किया। उसके आधार पर इसने चित्त को किया, चित्त ने बुद्धि से सहमति मांगा कि ये ठीक है कि नहीं है। तो फाइनली ये जो स्थिति है कि ये जो रिवर्स साइकिल शुरू हो गया, तो मन, बुद्धि में ज्ञान नहीं है, बुद्धि में समझ नहीं है, बुद्धि में समझ नहीं है, इसके बावजूद भी बुद्धि में यदि कोई प्रिय, केवल प्रिय हित लाभ का मटेरियल है तो वो एंटरटेन ही नहीं करता है। तो बुद्धि का असहमति, बुद्धि चित्त के लिए असहमत होता है, चित्त में जो चल रहा है उससे बुद्धि असहमत होता है, इससे चित्त में असंतोष है। ऐसा ये घटना ध्यान में आ रही है, अपने अंदर होती है। ऐसे एग्जाम्पल देके बोलो, कैसा महसूस होता है? कोई एग्जाम्पल? हाँ, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, या मैं एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जिसकी मुझको ज़रूरत तो नहीं है, पर जमाने के सामने, जमाने को दिखाने के लिए या लोगों को प्रभावित होने के लिए मुझको लगता है कि ये होने से हमारा स्टेटस हो जाएगा। तो वो जो इच्छा है उसके साथ बुद्धि सहमत नहीं हो पा रही है, तो अंदर से खालीपन सा आता है ना, खोखला खोखला सा लगता है। तो ये जो असंतोष है उस इच्छा के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं मन की तो है कि वे सुखी होना है, तो उसको फिर भी पाने के लिए जो दबाव आता है, उसके चलते, उसके आधार पे जो विचार चलेगा, जो वृत्ति में विचार चलेगा, उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट रहेगा ही, करूं कि नहीं करूं, सही है कि गलत है, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो इसका नाम अशांति है। ऐसे विचारों के आधार पर उसको करने जाऊंगा तो करूं कि नहीं करूं, है ना, जो आस्वादन अपेक्षा, फाइनली उसमें कोई दुख या अतृप्ति, और भोग लिया शरीर से, तो भोगने के लेवल पे तो क्षणिक दुख सुख कुछ देर में अतृप्ति में बदलता ही है ना। ये आशा निराशा, आशा की जगह निराशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं प्रिय हित लाभ में जीऊंगा, सफल हो गया तो तृप्ति मिली, और तृप्ति कितना देर चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, फिर वो अतृप्ति में बदल गया। आशा लगातार बना रहेगा कि आशा निराशा का दौर चलेगा, कभी सुख कभी दुख, ठीक। और कोई ना कोई मुद्दा, कोई एक मुद्दा ठीक भी चल रहा है तो कोई ना कोई मुद्दा अशांति वाला चलता ही रहेगा, है ना। किसी रिश्तेदार से गड़बड़ हो गई है ना, उससे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, रोज एक नई घटना घटती है, या पीछे में भूतकाल की पीड़ा है। ऐसी चीज़ों पे विचार, जब तक कोई चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, विचार के रूप में चलती रहती। मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसा जीना नहीं हो पा रहा है, तो कुछ अपने आप से अपेक्षाएं हैं,
कुछ दूसरों से अपेक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं पास्ट में टूटी हैं, कुछ अपेक्षाएं भविष्य में पूरी नहीं होंगी, ये जितना भी सारा जुगाड़ है, और फाइनली मेरी जो इच्छाएं हैं सुखी होने की, उसमें गड़बड़ रहेगा। तो ये वाला सागर उम्र के बढ़ने के साथ साथ और इवन सफलताओं के साथ साथ ये घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सफल भी हो गए, है ना, मैं ऐसे लोगों से परिचय होकर भी बहुत कैसा लगता है, सब कुछ ठीक है, बाहर जितना सोचा था उससे ज़्यादा ठीक है, उसके बावजूद भी खालीपन बना रहता है और उसके कारण भी डिप्रेशन आता है। तो ये एक घटना है जिसके हम साक्षी हैं, आंशिक रूप में, कम या ज़्यादा, हम सब ने इसको फेस किया है। ये हमारे ध्यान में आ जाए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दूसरा ये ध्यान में आ जाए कि एक चित्रण बचपन में जब मैंने जन्म लिया था, चित्रण खाली था, ये चित्रण लगातार भर रहा है, ये भी मेरे ध्यान में आ जाए। देखो, जब तक कोई चीज़ को शब्द में बोलते रहते हैं ना, वो शब्द ही रहे, लेकिन वो मेरे को क्रिया दिख जाए, हाँ ये तो हो रहा है, उसके बाद भाषा अपने आप बनने लगेगी, उसके बाद हमारा ध्यान अपने आप बना ही रहेगा। तो चित्रण, कुछ चित्रण है जिसको मैं चित्रण है और बार बार उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये जो चित्रण है इन्हीं को हम बोल रहे हैं पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है जो इंद्रियों से सुख पाने के अभ्यास बने हुए हैं। पूर्वाग्रह, अच्छा उल्टा लिख दिया, पूर्वाग्रह का मतलब है मेरी मान्यताएं, मैं हिंदू हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रूप रंग के आधार पर, पढ़ाई लिखाई के आधार पर, जिन भी आधारों पे मैंने अपने आप को बड़ा माना है या मैंने छोटा माना है, अवमूल्यन किया है ना, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं निकला, ज़िंदगी असफल है, तो अच्छा या बुरा जैसी भी मैंने चीज़ें मान रखी हैं, कुछ वो मान्यताएं हैं जो मेरे को परेशान करती हैं। दूसरों के साथ में कंपैरिजन, दूसरों के साथ में कंपैरिजन, है ना, मैं तो ठीक ठाक ही चल रहा हूँ पर किसी से कंपेयर करके अपने आप को असफल महसूस करता हूँ, किसी से कंपेयर करके अपने आप को सफल महसूस करता हूँ, है ना। एक बढ़िया सूत्र है, सापेक्षता में पहचान ही अहंकार है। सापेक्षता में पहचान ही अहंकार है। जब भी मैं अपने आप को सापेक्षता में पहचानता हूँ, मैं उससे अधिक समझता हूँ, मैं उससे अधिक समझता हूँ, है ना, या मैं किसी भी रूप में दूसरे से सापेक्षता में, दूसरे की सापेक्षता में पहचानता हूँ, इसका नाम अहंकार है। तो ये पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रह मेरे पास एक शरीर यात्रा से नहीं, उसके पहले से भी मेरे साथ चलता रहता है। तो फाइनली जिसको हम चित्त शुद्धि कह रहे हैं, है ना, इसकी ही समीक्षा बार बार करके होनी है। वो न्याय धर्म सत्य की जब बात करेंगे तब कर लेंगे, लेकिन धीरे से ये दो सीक्वेंस ध्यान में आ गए। एक चित्रण बना हुआ है, उसको मैं कैसे पूरा करता हूँ, कोई नया चित्रण आके कैसे चिपकता है, और फाइनली इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि हर समय मेरी दृष्टि कैसी है। यदि इस बात पे मेरा ध्यान चला जाता है कि मेरी कौन सी दृष्टि इस समय ऑपरेट हो रही है, तो फिर मेरे सारे आगे के जो भी विचार और व्यवहार जैसा मैं कर रहा हूँ अभी, स्वयं को शरीर मानते हुए, और स्वयं को शरीर मानते हुए भी किन्हीं आस्थावश मैं न्याय धर्म सत्य के ब्रैकेट में जाता हूँ, तो भी मेरी दृष्टि कैसे काम करती है, अपेक्षा के रूप में ही काम करती है, उसमें कंटेंट नहीं है, तो भी वो कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे फाइनली एक लाइन कह के अभी की बात को पूरा करता हूँ, फिर आपको अपने में आपस में एग्जाम्पल लेके चर्चा करनी है। कोई एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेके आप चारों क्रियाओं को पूरा कर सके। ये भी हमारे ध्यान में आ जाए कि जब मैं स्वयं को शरीर मान के कर रहा हूँ तो तुलन कैसा हो रहा है। तो ये भी हमारे ध्यान में आ जाए कि भैया ये प्रियहित लाभ ही चलता है, इसलिए इसको 1 2 3 4 आधा 4.5 क्रिया बोल रहे हैं, है ना। न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बना हुआ है, या मैंने उसको प्रियहित लाभ पे परिभाषित कर लिया है, या मैंने आस्था विधि से उसको परिभाषित कर लिया है। दोनों तरीके से कर सकता हूँ, है ना, इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उस अर्थ में मैंने इसको परिभाषित कर लिया है। चलो पहले आप अपनी बात पूरी कर लो, फिर मेरे को कुछ और शेयर करना होगा तो मैं कर लूँगा। अभी मेरी आपसे अपेक्षा है, तो पहले जितनी बात हुई इसमें कोई दिक्कत, हमने कितनी क्रियाओं की बात कर ली,
हमने लगभग 5 क्रियाओं की बात करी और उसमें ये पहचाना कि तुलन क्रिया 6 दृष्टियों में से मुख्य रूप से शरीर को, स्वयं को शरीर मानते हुए 3 दृष्टियां काम कर रही हैं, इसलिए उसको आधा बोल रहे हैं। तो 4.5 क्रिया के रूप में ऑपरेट हो रहे हैं। 4.5 क्रिया में ऑपरेट होते हुए चित्रण का मतलब है मेरे सुखी होने का डिज़ाइन। अभी के लिए चित्रण का मतलब है मेरे सुखी होने की योजना, वो चित्रण में बन गई। चित्रण में भी सुख की निरंतरता है, चित्रण में निरंतर सुखी होने के अर्थ में योजना है, आस्वादन में निरंतर सुखी होने की अपेक्षा है। सब ये एक जैसा ही लगता है। थोड़ा सा ध्यान देने से हमारे को ध्यान में आ जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं एक जीवन के रूप में ऑपरेट कर रही हैं, एक्शन के रूप में ऑपरेट। तुलन की दृष्टि हमने कहा कि 6 प्रकार की दृष्टि है। तो अब हम कोई ध्यान हम दे सकते हैं कि मेरी किस समय कौन सी दृष्टि काम करती है, इस पे मेरा ध्यान चला जाता है। जब भी तुलन करता हूं तो निर्णय लेने के लिए, निर्णय स्थली का मतलब है कि उसमें तुलन विश्लेषण हो रहा है। फाइनली जो उसमें से विश्लेषण लगातार उसका आस्वादन हो ही रहा है। तो जो अधिकतम सुख या न्यूनतम दुख हो गया उसका आस्वादन हो गया और फाइनली वो चयन हो गया। आस्वादन को हमने देख लिया 3 प्रकार से हो रहा है। तो पिक्चर हमारे पास 4.5 क्रिया की लगभग एक पिक्चर अभी बन गई और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को मैं इस पिक्चर में प्लेस कर पा रहा हूं कि नहीं, उसको देख लीजिए, है ना। हाँ, लेवल पे है। तो मान्यता का लेवल पे हम आगे से भी लेके कुछ आ सकते हैं। जैसे कि मेरा बहुत पहले से मानना है और ऐसा भी मानना है कि आगे से लेके आई होंगी कि स्त्री और पुरुष पूरक है। कोई मतलब पुरुष ऊपर नहीं है, अभी जैसे पुरुष प्रधान समाज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मैं दिल से मानती हूँ। हाँ, तो आप इसको हम देखो, ये मानते हुए भी जब हमारा पति हमको ये एहसास कराता है कि नहीं पुरुष बड़ा होता है, उससे हम हर्ट होते हैं, हो रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि हमको इस मान्यता का, फिर ये मान्यता क्लियर हो गई कि ये मान तो ऐसा मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरी स्पष्टता है, ऐसा नहीं है। यदि मैं स्पष्ट होता तो क्या मैं हर्ट होता? ये मुझको पता है पानी पीने से प्यास बुझती है, 2 + 2 4 होता है। कोई बोले हमारे यहाँ तो 5 होता है, तो मैं उससे परेशान नहीं होता हूँ। कोई चीज़ मेरे को परेशान करती है, इसका मतलब है कि उस पर मेरा अधिकार है या वो मेरी अपेक्षा है या उस पर मेरा कुछ क्लैरिटी मेरी मान्यता में है कि ऐसा है। एक मान्यता ये भी होती है कि भाई पुरुष और स्त्री, पुरुष बड़ा होता है, स्त्रियाँ छोटी होती हैं, जो पुरानी परंपरागत मान्यता रही भी है बहुत सारे लोगों में। तो इसको भी थोड़ा जांच लें ताकि अपने को ये ध्यान में आ जाए कि हम बात तो आप मानने की ही बोल रहे हो, मानने में पूरा तो नहीं होगा, लेकिन मानने का मतलब ये भी है कि मानते हुए हम नहीं भी मानते। एक दूसरा ऐसा भी है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि सच्चे, मतलब बोलते जब भी कोई, मतलब तो झूठ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ों को देखें। देखो मैं इसको और ठीक से कहूँगा, ये सारी चीज़ों को देखें तो इसमें हमारी आपकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे प्रकृति में सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, इसमें हमारा आपका कोई रोल है नहीं, ये प्रकृति सहज है। सभी मानव ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये भी प्रकृति सहज है। मानव में समानता हो, ये भी प्रकृति सहज है। इसको रिवर्स कर दे, जब भी असमानता से देखा गया मुझको खराब लगा, जब भी स्त्री पुरुष में भेद किया गया मुझको खराब लगा, जब भी किसी मानव से असमानता मेरी व्यक्त की गई मुझको खराब लगा। तो बेसिकली अभी मेरे को न्याय का पता नहीं है, लेकिन अन्याय होता है तो मुझको खराब लगता है। मुझको सुख का पता नहीं है, लेकिन दुख स्वीकार नहीं है। मुझको सम्मान का पता नहीं है, लेकिन जब अपमान हुआ, किसी ने सम्मान नहीं देखा तो मुझको पीड़ा हुई। तो मूल में जो कंटेंट है जिंदगी का, न्याय धर्म सत्य का, उसकी हमारी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब उससे विपरीत कुछ, क्योंकि वो अपेक्षा के रूप में तो बना हुआ है, उससे कुछ विपरीत होता है तो हमको उसकी याद आती है। तो हमको समाधान की याद कब आती है? जब समस्या आती है। अस्तित्व में समस्या के लिए समाधान नहीं है, अस्तित्व में समाधान नित्य वर्तमान है। समाधान नित्य वर्तमान। से वो छोटा बच्चा आया है घर में 3 साल का, उसको क्या समस्या आ गई, क्यों वो पूछ रहा है ये क्या है वो क्या है? इसका मतलब जिज्ञासा मानव में मौलिक चीज है,
वो संपूर्ण को समझना चाहता है, समझना उसके लिए सुखदायी है। किसी ने पूछा और मेरे को नहीं पता था इसलिए मैंने पूछा, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या कहने की कोशिश की, अभी हमारे पास जब नकारात्मक स्थितियां बनती हैं तो हमको याद आता है कि यार ये मेरे को चाहिए, पर अभी मेरे मन में ऐसा चित्रण है, ये दोनों चीज हाँ, के लिए बस वो ध्यान अभी में आ जाए। मुझे उसके पर क्या काम करना है, मुझे उसके उस पर क्या काम करना है, मतलब हाँ, काम तो मुझे ही करना है। काम तो आपको ही करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्त्री पुरुष में समानता की अपेक्षा है। तो अपन समझे कि मानव का अध्ययन करें, मानव का अध्ययन करके स्वीकार हो गया कि ये मानव तो बराबर ही होता है। लेकिन ये भी समझ में आ गया इस समानता के चक्कर में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। तो सही अर्थों में सभी का मानव जीवन रूप में सभी समान हैं, सुखी होने की चाहत समान है, समझने की क्षमता समान है, लेकिन हम समान नहीं हैं। हम योग्यता पात्रता के रूप में अलग अलग हैं। तो पूरक हैं, पूरक है वो ही है दिमाग तो में। पूरकता को और दिमाग में है मतलब अपेक्षा में है, लेकिन वो हमारी योग्यता नहीं है। वो योग्यता न्याय धर्म सत्य से कम में बनेगी भी नहीं मानव के साथ। तो क्या बोलते हैं वो, डू नॉट जज, जज नहीं करना चाहिए, ये रुकने वाली क्रिया नहीं है भाई, जीवन में कंपैरिजन की क्रिया है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मानव में कंपैरिजन को रोक पाए, लेकिन कंपैरिजन की दिशा को बदल सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें जो डू नॉट बोल के बोल रहे हैं, नहीं करना चाहिए, वो रुकने वाला नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या होने की जरूरत है, क्या है, जरूरत भी नहीं है, क्या है और उसको समझना है, मूल काम इतना है। ये तमाम चीजें जो अपेक्षा रूप में हम में हैं, जो क्या है उसी को समझने के लिए प्रेरणा है। तो अभी की स्थिति कैसी है? अपेक्षाएं अस्तित्व सहज हैं, पूरा सामने वाला करे, झगड़ा इस बात का है, ये होना नहीं है। तो अस्तित्व सहज प्रेरणाएं हैं, वो एक हर व्यक्ति को अपने लिए स्वयं में, यदि मैं आपको पूरा भी देखता हूं, है ना, मैं कहता हूं कि आप तो अब तो खड़े हो, किसी की लाल बत्ती की गाड़ी आ गई, निकल गई, तो पता चला आपकी तो छाती से निकल गई। अब बेचारा जो लाल बत्ती में जा रहा था उसको पता भी नहीं वो गाड़ी किस किस की छाती से निकली है। तो कई बार सामने वाला हमको किसी छोटेपन का एहसास नहीं करवा रहा है, सामने वाला हमको छोटा नहीं बता रहा है, लेकिन हम कंपैरिजन में अपने आप को छोटा मान रहे हैं। हम अवमूल्यन, भ्रमित मानव में यही तीन स्थितियां हैं कि हम अपना अवमूल्यन, अधिमूल्यन या निर्मूल्यन करते हैं। ये अधिमूल्यन निर्मूल्यन ही हमारी परेशानी का कारण है। जब तक मैं स्वस्वरूप को पूरा नहीं पहचान लूंगा, इस अवमूल्यन निर्मूल्यन अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता। तो अवमूल्यन निर्मूल्यन दुख का कारण बने कि अवमूल्यन निर्मूल्यन अध्ययन की प्रेरणा बने। भाई मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी में पेट्रोल टैंक दिखा रहा है कि सुई जो है रिजर्व में आ गई, तो मैं एक काम कर सकता हूं, उसको स्क्रू ड्राइवर से खोल के फुल पे सेट करके टाइट कर दूं। अब कभी पेट्रोल खत्म नहीं होगा, हमेशा फुल दिखाएगी, है ना। तो और रिस्की मामला कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेटर आपको तंग दुखी करने के लिए है कि दुख ना आए इस बात के लिए है। देखो कितना सुनने में सिंपल लगता है, पर जिंदगी में ये हैंडल नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी के तमाम दुख और समस्याएं, शनि की 7.5 से लेके तमाम सारी परिस्थितियां, व्यापार में लाभ हानि से लेके स्वास्थ्य का कम ज़्यादा होने से लेके सारी मान सम्मान की, किसी ने शादी का कार्ड नहीं दिया और ने बहुत झंझट, ये सारी परिस्थितियां मात्र मेरे लिए आईना है, सूचना है मेरी स्थिति को बताने का। यदि मैं इसको सूचना रूप में ग्रहण करता हूं और अपने अधूरेपन को पहचान पाता हूं और अपने ये सूचना को मैं अध्ययन की प्रेरणा बना लेता हूं, अपने अध्ययन के लिए प्रेरणा बना लेता हूं, तो ये सारा सिस्टम मेरे लिए काम करता है। तो पूरी जिंदगी एक लर्निंग प्रोसेस है। तमाम घटनाएं, यदि आईना नहीं आएगा, इंडिकेटर्स नहीं आएंगे, तो मुझको पता भी कैसे चलेगा। तो यदि मैं जिंदगी को जीवन के रूप में पहचानता हूं, जीवन में लर्निंग, समाधान ही उसके लिए समझना सीखना ही सुखदायी काम है, इस रूप में पहचानता हूं, फिर मैं किसी व्यक्ति को भी दोष नहीं दूंगा।
बल्कि मैं तो ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी पहचानता हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, जिनको हम दुर्घटनाएं कह रहे थे उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा खुला। आज उन लोगों को आप लौट के धन्यवाद दोगे, यदि तुम नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी में ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं बनती। पुराने लोगों ने उसको अलग तरीके से कहा है कि फल में रखे हुए रस नहीं निकलता, फल को दबाना पड़ता है, दबाने से रस निकलता है, कहने का तरीका है। तो ज़िंदगी में रखे रखे नहीं, सब कुछ अनुकूल रहे, पता ही नहीं चलता आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। परिस्थितियाँ आपको दबाती हैं, परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं, दबाती हैं। जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। श्रम का क्षोभ भी विश्राम की तृषा है। ये जब हम रिजल्ट जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है तो हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं। मैं आपको कभी कभी शेयर करता हूँ, कभी नागराज जी के साथ बैठ के किसी की बात चल रही थी, बात करते करते आदरणीय नागराज जी बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अपना तो ठनक गया माथा, यार ये कैसे होता है। वो तो चले गए, तो मैंने उनको पूछा भी, किसी का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, इतनी सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, इसमें क्या अच्छा हो जाता है, आपका बोलने का कैसा आशय। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा देखो, या तो किसी धरती पे जागृत परंपरा हो, माँ बाप जागृत हों, परंपरा जागृत हो, और बच्चे को शुरू से ही जागृति का चित्रण हो रहा है, लोग ऐसा जीते हुए दिखाई देते हैं। तो आज यदि लोग मकान और गाड़ी देख के मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ आचरणों को मल्टीप्लाई करेंगे, और आचरण ही सम्मान की कसौटी होगा। मकान गाड़ी ये भौतिक चीज़ें आज सम्मान की कसौटी नहीं होंगी। तो एक मोटिवेशन अलग तरह की उपलब्ध है। अब ये वाली मोटिवेशन तो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, तो हमारे बीच में कैसे होगा। हमारे बीच में होने का एक ही मतलब है कि आदमी के भीतर सोचने की ताकत है, आदमी में विश्लेषण की ताकत है, आदमी के भीतर विचार करने की ताकत है। सामान्य परिस्थितियों में हमारा विचार गहरा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा विचार गहरा जाता है। तो जब भी हमारी स्थितियों में, हमारी परिस्थितियों हमारे अनुकूल जब नहीं होता है, तब हम ज़्यादा गहरा सोचते हैं। और ये अनुकूल, इसको गहरा सोचवाना है इसलिए इसके लिए प्रतिकूल करना है, ऐसा नहीं है, होता ही है। एग्जिस्टेंस का डिज़ाइन ही ऐसा है। तो अभी हम जैसा मान के चल रहे हैं, हमारी मान्यता के विपरीत काम होने ही है। घर में होंगे, समाज में होंगे, परिस्थिति में होंगे, थोड़ा सा भी सेंसिटिव होंगे। एक व्यक्ति है जो विड्रॉल मोड में आ जाता है, एक व्यक्ति है जो सबमिसिव हो जाता है, भाई मेरी किस्मत ही थी, मान लिया, हो गया, झेल लिया। एक व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति कल तक कह रहा था हो जाना चाहिए, मैं आपको वही एग्जांपल देता हूँ कि 30 साल पहले लड़की आती थी तो डरती हुई आती थी कि सास कैसी होगी। अभी जब लड़की आ रही हो तो सास डर रही होती कि बहू कैसी होगी। ये मात्र 30 साल में मैंने अपनी आंख से बदलते हुए देखा, और मास में बदलते हुए देखा, किसी एक में नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ जो कल तक पशु मानव था वो आज राक्षस मानव हो गया। आप अन्यथा ना ले, पर है ऐसा ही। तो कल तक डर रहा था, अब उसको डराना आ गया। तो किसी समय तक हम डरते हैं, डर किसी समय के बाद में रिएक्ट कर जाता है और फाइनली फिर वो डराना शुरू कर देता है। तो इस सारी घटना को देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम लगातार यदि विचार करते हैं, झेलते हैं, झेलने के बाद है ना, फिर एक स्थिति आती है कि हम उसको रिवर्स करना शुरू करते हैं। फिर वो सब करके भी कुछ नहीं निकलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने युद्ध से हाथ जोड़ लिया, भाई युद्ध से भी कुछ नहीं निकलता है। अब आगे का रास्ता पता नहीं है, ये समाधि संयम से कम में निकलता नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जब कोई दुर्घटना होगी तो हम सोचेंगे कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। समाज मिलके सोचता है। एक निर्भया कांड हुआ तो लोगों ने मास में मिलके सोचा। अभी ये वो लड़का ने, किसी ने सुसाइड किया था, है ना, क्योंकि वो उल्टा अब रिवर्स मारने लगा। लड़कियां गलत केसेस में लड़कों को फंसा रही है ना, इमोशनल जो भी ब्लैकमेल और जो भी उसका फ़ायदा उठाया कानून का, तो उस कानून को अब ठीक करने की बात आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी ज़माने में चल रहा है, ये फाइनली कोई दिन सामाजिक कंसेंसस बनता है और फाइनली फिर एक नियम बनता है, व्यवस्था में चला जाता है। यही प्रक्रिया है। गलती करने वाला भी सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, जिसके साथ गलती हुई उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फाइनली ये जो गलती करने का होने का उपक्रम है, ये अभी थोड़ा सा कष्ट के साथ आगे जा रहा है। यदि थोड़ी सी हम जागृति की जगह में होंगे तो इसको बहुत सॉफ्टली उधर ले जा पाएंगे। ये चेंज आने वाला है। अभी किसी का शादी का कार्ड नहीं आया तो घर में क्या हो जाता है। अब जब कल शादी का कार्ड, जागृति का एक परिवार अध्ययन में लगा है और किसी का कार्ड नहीं आया तो हम क्या सोचेंगे, या तो देगा
और नहीं भी देगा तो ठीक है, भी हर व्यक्ति को अपनी शादी में निर्णय लेने का अधिकार है कि वो अपनी शादी कैसी करना चाहता है, तो हम उसको स्वीकार कर पाएंगे। स्वीकार कर लिया तो झंझट नहीं है, स्वीकार नहीं हो रहा है तो यही झंझट है। तो इस तरह का पूरा जो पैड है, अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं, शायद घटनाएं यही घटेंगी, होगा यही, लेकिन उन घटनाओं को मैं कैसे रिसीव करूंगा, उन घटनाओं को मैं कैसे लूंगा, तो जो घट रहे हैं उनको मैं जागृति के अर्थ में ले जाऊं या उनको मैं प्रतिक्रिया के अर्थ में ले जाऊं। कहते हैं ना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, इसमें कोई शंका नहीं है, बशर्ते कि उसके पास सॉफ्टवेयर होगा। बन तो रहा है अभी भी, लेकिन ज़्यादा मेहनत लग रही है ना। जैसे अभी की क्या स्थिति है, अभी की स्थिति है कि एक बच्चा पैदा होता है, समाज का सारा जो कुछ भी चल रहा है उसको ठीक मान लेता है, फिर उसमें जीने की कोशिश करता है, 30, 40, 50 साल तक हाथ पैर तुड़वाता है, फिर किसी गुरुजी को ढूंढता है, फिर कोई साधना में लगता है, जितना अपने चित्त में धर्म धक्के खाए थे उसको नॉर्मल करने में आगे की ज़िंदगी लग जा रही है। मैक्सिमम बड़ी जनसंख्या इससे गुजरती। अब क्या स्थिति है, बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेते ही वो सत्य का न्याय की अपेक्षा में है, उसके परिवार में अध्ययन होने लगा है, उसके पास कम से कम न्याय धर्म सत्य की सूचना आने लगी है, हो सकता है वो उसको बेहतर प्रोसेस कर पाएगा और धीरे धीरे उत्तरोत्तर अभी का परिवार भी और आने वाला परिवार भी और बेहतर होता चला जाएगा। तो हमारे जिंदगी को देखने का जो बात हम कह रहे थे, जिस शरीर सापेक्ष देखना तो घटनाओं के साथ में जीना, जीवन सापेक्ष देखना तो क्रिया विधि से जीना। क्रिया विधि से जीने का मतलब है हर क्षण मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसे प्रभावित हो रही है और ये कैसे प्रभावित नहीं होगी, न्याय धर्म सत्य की रोशनी में मैं कैसे हर चीज़ निष्कर्ष को लूँगा और हर घटना मेरे लिए अध्ययन की वस्तु बन जाएगी, अपने अधूरेपन को देखने की क्लैरिटी बनेगी और अपनी पूर्णता का रास्ता भी प्रशस्त होगा। तो जिन चीज़ों को अभी मैं मेरे दुखी होने का कारण बताता हूँ, वही चीज़ें मेरे जागृति का कारण बन जाएंगी। आज मैं पीछे लौट के देखता हूँ तो जिन लोगों ने वो काम ना किए होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। कोई भी अपना घर बार छोड़ के, है ना, वो बस्तर के जंगलों में खाली हाथ जाके बैठ जाएगा, ये दुस्साहस था उस समय के लिए। आज सोचता हूँ कि कैसे सब हो गया। लेकिन जब पीछे के ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आदमी फिर कम से कम जो रास्ता आगे दिखाई देता है उस पर चलता है। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के हम किसी के सर पे कंधा टिकाए रहते हैं। हमको जहाँ कंधा मिल जाए, वो पति का कंधा हो सकता है, गुरु का कंधा हो सकता है, दोस्त का कंधा होता है, कोई दिन वो झटका दे देता है। उस दिन से लगता है यार अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये कंधा भी ठीक नहीं है। लेकिन वो कंधा लगाए रखेगा तो हमको याद ही नहीं आता कि हटाना है, हम उस कंधे को परमानेंट मान लेते हैं। तो ये जिनको हम दुर्घटनाएं बोल रहे हैं, ये हमको स्वतंत्र करने के लिए, स्वायत्त बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश के लिए प्रेरणाएं। नहीं लग रहा है? बहुत जिंदगी में फिर आराम आ जाता है। अध्ययन ना होने का बड़ा कारण है किसी के प्रति प्रतिक्रिया है, वो बार बार याद आती है। कोई पास्ट में अपमान हुआ है, वो बार बार याद आता है। कोई आर्थिक कमियों से गुजरे हैं, उसका भय बीच बीच में आ जाता है ना। ये जो चित्त हल्का नहीं है, इसमें ना भाई मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई हेलीकॉप्टर उतारना है तो यार थोड़ा सा ठोस प्लेटफॉर्म बना के एच लिख के धुआं उड़ा दो, हेलीकॉप्टर उतरने में उतर जाता है। बोइंग उतारना है और C-17 उतारना है तो भैया इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी चीज नहीं उतरेगी ना। प्रिय हित लाभ के माइंडसेट में न्याय धर्म सत्य नहीं उतरेगा। इसलिए अभी परिचय शिविर का बड़ा हिस्सा मैं केवल दृष्टि को विस्तार देने में, और है ना, ये दृष्टि फैल जाए, घटनाओं को देखने की दृष्टि, ये पूरे अस्तित्व को देखने की दृष्टि, वो दृष्टि पे एक लेवल का काम हो जाएगा तो पहले एक लेवल का आराम हमको आ जाएगा, तो हम किसी बड़ी चीज को लेने के लिए तैयार होते हैं। सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है, पर जब घटनाएं घटती हैं फिर वही होता है जो होना था। फिर याद आता है नहीं यार ये तो ऐसा नहीं था। और ये 10 बार घटता है, 100 बार घटता है, 1000 बार घटता है, लेकिन धीरे धीरे कंफर्म होता जाता है, नहीं बात तो यही ठीक है, बात तो यही ठीक है। कोई दिन न्याय धर्म सत्य का बलाबल बढ़ता जाता है, प्रियहित लाभ का बलाबल घटता जाता है। यही जीवन में विश्लेषण क्रिया का मतलब है। पहले तुलन दूसरे के प्रियहित लाभ से मेरे प्रियहित लाभ का तुलन होता था, अब मेरे प्रियहित लाभ से न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है,
और न्याय धर्म शब्द वरीयता में आ जाता है। तो पहले आप लोगों को अब क्या करना है मेरे को बता दो। यदि एक स्टेप ये है कि आप इन 4.5 क्रियाओं को आपस में बोल के देखेंगे तो एक आपको क्लैरिटी बनेगी कि हाँ मैं कह पा रहा हूँ, सामने वाला सुन पा रहा है। 2 एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल नीचे से ऊपर का ले लो, एक एग्जाम्पल ऊपर से नीचे का ले लो। ये करना है, करना है, करना है तो करो। तो सभी अपने पड़ोसी के साथ में 2 एग्जाम्पल शेयर करें। 4.5 क्रिया में ही हम एक चित्रण को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और नया चित्रण कैसे हमारे भीतर आता है। भैया हाँ जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन। हाँ 4.5 क्रिया पूरा ही चैटर है। तो सभी को मिला के बोले। हाँ मतलब हम वही अपने आप से बात कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। सारी फाइल खुली हुई है। और जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं वो अभी थोड़ा रुक के कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, शुरू हो जाएं। घटना को हम कैसे लेते हैं उसका सही एग्जांपल मुझे मेरी लाइफ के बारे में बताने की इच्छा है। तो ये चर्चा इनको कर लेना, उसके बाद आप बता दो। माइक ले लो आप। हाँ जी, पीछे गोविंद भाई कुछ कहना चाह रहे थे, एक माइक पीछे दे दीजिए और एक क्वेश्चन आगे है, बोल दीजिए। अच्छा, एक मिनट। मैं कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ। जब भैया ने अभी बताया कि घटना जो घटती रहती है उसको हम कैसे लेते हैं, उससे हमारा मन पे पूरा प्रभाव आता है। जैसे शादी का कार्ड दिया नहीं दिया, जो आप अभी ये मॉन्ट्रिया में बैठे हुए हॉल में, ये सब घटनाक्रम से बना हुआ वास्तु है। थोड़ा मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। जब मैं डिप्लोमा पास किया सिविल इंजीनियरिंग 81 में, तो बड़े भाई का अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग का धंधा चल रहा था और वो अहमदाबाद में काम करते थे। तो मुझे बोला तू यहाँ नहीं, तू जा मुंबई जा। तो मुझे तो एकदम झटका लगा, अरे इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा है और मुझे बोल रहा है कि तू तो यहाँ से भाग जा, मतलब मुंबई जा। एक उसके दोस्त के कंपनी में भेज दिया। अभी वो घटना को मैं अगर ले आया होता कि भाई ये तो मुझे कुछ भगाने के चक्कर में है, बट मैंने वो प्रेरणा ली उसमें से कि जब भैया ने कुछ सोचा है कि मैं वहाँ जाऊँ तो कुछ अच्छा करने के लिए मुझे उसका विचार होगा और मुझे भेजा होगा। तो मुंबई आया और दिमाग में ये रहा कि भैया ने भेजा है, भी करके दिखाना है। और एक वाक्य बोला था भैया ने, बड़े भैया ने, वो भी सिविल इंजीनियर थे और अभी नहीं रहे, जो बाबूचंद भाई करके उसका यहाँ नाम है, कि मैं भी देखूँ तेरी पंख में कितनी ताकत है और कितना ऊंचा तू उड़ सकता है। तो ये दिमाग में बराबर बैठ गया कि अभी तो दिखाना है कितना उड़ सकता हूँ। तो वो प्रेरणा के साथ मैंने यहाँ शुरू किया काम। जबकि यहाँ आया तो दारू, मटन, मच्छी, जहाँ जहाँ मैं था जो एरिया में, वो सब मेरे कलीग और ये सब यही कर रहे थे। लेकिन मेरा लक्ष्य वो बन गया कि अभी दिखाना है कितना उड़ना है। तो वहाँ ध्यान नहीं गया, ध्यान यहाँ गया और प्रेरणा वो मिली कि भैया ने कुछ अच्छे करने के लिए भेजा है। तो उससे मैंने अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग का काम किया। वो करते करते एक और दूसरी बात जो यही प्रेरणादायक बनी कि जो कंपनी में मुझे भागीदारी दिया, वो 2 साल के अंदर उसने हिसाब, कंपनी में जो प्रॉफिट होता था वो बराबर शेयर नहीं किया।
तो पहले झटका लगता है भाई इतने मेहनत कर रहे हैं और शेयरिंग जो मेरी आनी चाहिए वो तो दे नहीं रहे। तो वो भी अच्छा एक दिमाग में बैठ गया, ये कुछ अच्छे के लिए होगा। और उससे प्रेरणा ये ली, अभी उससे बड़ा बन के दिखाता हूँ। उसने मुझे अपना हिस्सा नहीं दिया तो प्रेरणा नेगेटिव नहीं ली कि मेरी मेहनत को खा गए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा गए और मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। और हकीकत में वो वापस आ गया कि आज वो मेरे से पैसा मांग रहे कि इतना है क्या, पड़ा है क्या, मुझे दो ने ज़रा लोन चाहिए। और आगे की घटना बताता हूँ। ये जो एक घटना मेरी लाइफ की इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बराबर सूट कर रही है बात को। उसके बाद ये धंधा भी बड़ा चलने लगा। तो एक यहाँ का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, रसिक भाई जानते हैं, मुझे काम दिया 1 साल में पूरा करना है, सब कुछ कर दिया, 1 साल में पूरा कर दिया। वापस उसने पैसा नहीं दिया जो मेरा बनता था। उसे वो प्रेरणा मिली कि कम से कम वो बंदे ने मुझे इतना बड़ा काम दे के मेरे अंदर क्या क्षमता है वो क्षमता दिखाने के लिए तो मौका दिया। बहुत बढ़िया। और मन ही मन में नक्की किया। और ये सब सही घटना है एकदम, इसमें एक आधा शब्द भी गलत नहीं है। वो बंदा मुझे बाहर चेयर में बिठाता था, मेरा पैसा मांगने जाता था। तो मन में नक्की किया वो एक दिन मेरे ऑफिस में बाहर बैठेगा, पैसा मेरा बाकी है कि नहीं। और आज वो हुआ है। उसका यहाँ पीछे जो डैम है उसमें बंगलो है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तभी मन में नक्की किया उसके सामने मेरा बंगलो होगा। और आज वो मुझे फ़ोन करके बोलता है यार तेरे बंगलो मेरे बच्चे और बेटी आ रही है, उसको ज़रा एक दिन रुकना है। तो तीसरी प्रेरणा की बात। और आगे गया तो मेरा बेटा MBA करके आया और वो बोलता है डैडी मुझे ये सिविल का धंधा नहीं करना है, जो मैं कर रहा था वो बिज़नेस नहीं करना है। और रसिक भाई जानते हैं मेरा कितना फैला हुआ धंधा था। कुछ लोग मुझे कुछ एरिया में किंग भी बोलते थे कि ये बिज़नेस का तो ये किंग कीड़ा है। उसमें भी मैंने सोचा ये जो पुरानी सब अनुभव है वही बात उसमें लगाई कि जब बेटा ने बोला मुझे धंधा नहीं करना, कुछ और अच्छा करने के लिए उसने ये निर्देश मिला है ऐसा मैं समझ के। तो उसको पूछा कहाँ क्या करना है, तो बोलता है रिसोर्ट लाइन में जाना है। तो इमीडिएटली मैंने एक मोन्ट्रियल रिसोर्ट आगे हो परचेज करके खरीद करके उसको अपने तरीके से चलाने के लिए दे दिया। तो वो प्रेरणा मिल गई कि आज वो धंधा जो मैं कर रहा था उसमें बहुत सारी लफड़े हैं। वो धंधे आजकल चल नहीं रहा। अगर वो बेटा मुझे वही कंटिन्यू करता तो शायद मैं उसमें डाउन आने का चांस था। रसिक भाई बराबर। और वो प्रेरणा कि भाई उसकी लाइन में जाना है तो फिर उसको भी बढ़ावा दूँ। कुछ संकेत ऐसा ही है कि भाई कुछ ना कुछ जो पीछे बनते आ रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऐसा उसको रिसोर्ट खरीद कर दिया। फिर मैंने सोचा अभी मैं क्या करूं, मेरा धंधा जो चल रहा था जो मैं बिजी था वो बंद कर दिया। तो मैंने मॉन्ट्रियल ये विलेज बनाने का सोचा। उसके पीछे की कहानी इतनी है, 55 की उम्र के बाद क्या, तो 55 के बाद बचपन की और, ऐसा एक दोस्त ने डायलॉग दिया और वो डायलॉग से विलेज का निर्माण हो गया। और बचपन में मैं अकेला जाके क्या करूँगा, सबको लेके चलता हूँ, इसलिए इतना बड़ा बन गया। तो घटनाएं जो घटना तो शुरू रहती ही है आपकी लाइफ में, आज भी बन रही है। अभी मैं बाहर जाऊंगा तो एक घटना बनेगी और कुछ होगा। तो अभी ये करते करते सोमभाई से मुलाकात हो गई है तो इसमें और निखार आएगा और आगे कुछ यात्रा इसी लाइन में कुछ आगे बढ़ेगी। तो ये मेरा शेयरिंग था कि घटना घटती रहती है, घटना को हम कैसे लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हम जा सकते हैं। बहन जी का बहुत, भाविका बहन जी का मैं शेयरिंग सुनते रहता हूँ, वो अपनी लाइफ का बहुत ही सही तरीके से जा रही है। धन्यवाद जी। रसिक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, थोड़ा आपका परिचय कर दीजिए। रसिक चौहान, मैं नवी मुंबई से हूँ। ये जो अभी हम लोग सीखे 4.5 की घटना है, उसमें प्रिय हित और लाभ के बारे में अभी जस्ट मेरे साथ जो घटना घटी उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले कार लिया। तो हम लोग शोरूम से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो नई कार का मॉडल देखा गाड़ी में, शोरूम में। तो हम दोनों भाई थे, रुक गए, बोले चलो देख के चलते, टाइम भी था। हमने देखा वो गाड़ी, देखने के बाद लगा कि ये तो लेने जैसा है। तभी हमने सब चीज़ें इस पे देखा कि प्रिय मतलब वो एकदम आँखों को भा गई, मतलब वो प्रिय लगी, क्योंकि वो जो पूरे मॉडल जो बनाया है वो बहुत खूबसूरत था, जो हमारे आँखों को लगा। फिर हित था उसमें कि वो कंफर्टनेस उसमें बहुत सारी अच्छी थी, बहुत सारे फीचर्स थे,
जो ज़्यादा बड़ी गाड़ियों में, मतलब जो करोड़ के प्लस वाली गाड़ी है, वो सब फीचर्स उसमें थे, तो वो हमको भागे। और उसमें सेफ्टी फीचर्स भी था। और तीसरा लाभ उसमें जो हम लोग देख रहे थे कि उसका इतना कम कीमत में रेंज बहुत ज़्यादा थी। ईवी व्हीकल है, तो हम लोग गुजरात से बिलोंग करते, तो हमारा 550 किलोमीटर यहाँ से मेरा होम टाउन है, तो जो एक ही बार चार्जिंग में वहाँ पहुँच सकता था। तो ये सभी चीज़ें प्रिय हित लाभ आने के बाद वो हमने पूरा विश्लेषण किया, हम उस पे विचार पे आए कि भाई अभी ये फाइनल करना है, और उसका हमने चयन किया। जो जीवन क्रिया मन में आस्वादन हो, स्थिति क्रिया में आस्वादन, गति क्रिया में चयन, तो आस्वादन के जो 3 बिंदु हैं कि रुचिमूलक, मूल्यमूलक और लक्ष्यमूलक, तो उसमें जो तीनों है, अगर लक्ष्य मूलक और लक्ष्य अगर सही रहेगा, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, तो हर वक्त आस्वादन उस लक्ष्य के दिशा में अगर जाएगा तो बाकी की क्रिया ऑटो मोड पे, मतलब तुलन क्रिया भी एनडीएस के थ्रू ही जाएगी अगर लक्ष्य अगर माना ये होगा। और लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व होगा तो सब कुछ तो समझना पड़ेगा, तब तक मानव लक्ष्य नक्की नहीं होगा। जब अस्तित्व को भी समझना पड़ेगा, सहअस्तित्व को समझना पड़ेगा, तो सभी को तो जीवन क्रिया समझने के लिए सब कुछ को समझना पड़ेगा, तभी जीवन क्रिया क्लियर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। यूट्यूब माध्यम से सवाल आया है, क्या विपासना ध्यान के दौरान जो राग और द्वेष दिखता है वह चित्रण से है या बुद्धि से है? सब चित्रण में ही। बुद्धि से इतना ही होगा कि कोई चीज़ उचित है, अनुचित है, असहमति वाला भाग है, वृत्ति ही देखता है चित्त को। जी भैया प्रश्न मतलब मैं एग्जाम्पल्स ढूंढ रही थी इसको ये करने में, बहन ने तो किया कहा, लेकिन सब जगह मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि ऊपर या नीचे की के उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी है वो पहले चित्रण से ही ऑपरेट हो रहा है। मतलब वो नीचे से मेरा कुछ एग्जाम्पल ऐसे, मतलब आस्वादन चलो सुख का है, लेकिन पहले फिर चित्रण तुरंत आता है। जैसे अभी मुझे प्यास लगी है तो चित्रण मुझे पता है कि है ना, पानी से प्यास बुझती है, तो पहले से है वो चित्रण आपके पास। हाँ, वो पहले से चित्रण है, राइट। तो अगर वो चित्रण नहीं है तो फिर जैसे आपके टांग में, घुटने में दर्द हो गया, अब मेरे पास ये चित्रण नहीं है कि ये कैसे ठीक होगा, तो फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ। कोई कह देता है कि वो फलाना हॉस्पिटल है, वो बहुत बढ़िया है, ऐसे किसी ने फिर वो चित्रण बाहर से दिया, फिर हम वहाँ चले गए। राइट। तो जो समझ आई उसके बाद फिर मेरा जो भी है चयन, तुलन, विश्लेषण फिर एक्चुअली चित्रण से ही ऑपरेट होगा ना, मैं वो कहना चाह रही हूँ। हाँ, चित्रण से ही ऑपरेट होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 4.5 क्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा चित्रण ऑपरेट होगा? वो तो जैसी हमारी दृष्टि है वो चित्रण ऑपरेट होगा। चित्रण तो हमारे पास सारे रखे हैं, तो हमारा मॉल तो पूरा भरा हुआ है सारे चित्रणों से, लेकिन किस समय कौन सा चित्रण ऑपरेट होगा? तो जिस समय जो चित्रण ऑपरेट होगा, जैसे मैं माँ के सामने आया तो मेरा माँ के साथ संबंध है, उस समय एक प्रकार का चित्रण होगा, एक प्रकार की भाषा होगी, एक प्रकार की बातचीत होगी। मैं बहन के सामने आया, एक प्रकार की दृष्टि है, एक प्रकार का चित्रण है ना। मैं दोस्त के सामने आया, है ना, मैं कहीं बाहर गया, मैं अकेले में कैसा हूँ, सबके बीच में कैसा हूँ, तो आपको इतना ही पता चलेगा कि 4.5 क्रिया में जो स्थिति है, जो समझ है, जिसको यदि कहना चाहें तो बेसिकली मेरी दृष्टि ही है जिसके आधार पे सारा मामला चलता है। फिर जब तक कोई चीज़ उस दृष्टि के आधार पे तीव्र इच्छा में नहीं बैठ गया, जब तक कोई चीज़ हमने बाहर में देखी, जैसे इन्होंने कहा गए और उन्होंने गाड़ी देखा और गाड़ी देख के शोरूम में गए, गाड़ी देखा और देखने से पता चला भाई अपनी पहुंच में नहीं है, चीज़ अच्छी है पर अपनी पहुंच में नहीं है। एक चीज़ अच्छी है पर अपनी ज़रूरत नहीं है, चीज़ अच्छी है बेटे को पसंद नहीं है,
तो कितने रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इच्छा तक गया ही नहीं, विचार में कैंसिल हो गया, विश्लेषण में कैंसिल हो गया। तो ऐसी ज़्यादा एग्जाम्पल वो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं और ये उचित नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है। जरूरी नहीं है सब चीज़ मेरी पहुंच में हो, है ना। मेरी पहुंच में नहीं है का एक मतलब बेसिकली इतना भी है कि शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं है ना। तो ऐसा हम बहुत सारी चीज़ों को, तो जब तक कोई चीज़ इच्छा में नहीं जाएगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये पक्का है। तो देखते हम बहुत कुछ हैं, उसमें से विश्लेषण करके उसको वहीं कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विश्लेषण से पार होकर चित्रण में चली गई, फिर उसको मैं पाने के लिए दौड़ता हूँ। जी आप कह रहे थे कि एक प्रकार का चित्रण आया दूसरे, तो ऐसा कितने प्रकार के चित्रण होते हैं? अनंत। पुरुष चरित्र का भी चित्रण रखा है, भूले नहीं है। जीवन की महिमा है, अंदर आने का दरवाजा है, बाहर जाने का है ही नहीं, अनलिमिटेड मेमोरी। लेकिन मेरे लिए जो उपयोगी है वो मेरे ध्यान में रहता है, बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो घटनाएं सारी याद रहें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, और याद रह जाएं तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए जितनी इन्फॉर्मेशन काम की है, जैसे किसी, यदि मैं एक नेता हूं और मेरे को लगता है कि लोगों से कनेक्ट बनाए रखना मेरी ज़रूरत है, यदि मैं स्वीकार लिया ज़रूरत है तो मेरे को सबके नाम याद रहेंगे। तो ये एक माइंडसेट की बात है कि लोग कहते हैं हमारी मेमोरी कमज़ोर पड़ गई। मैं कहता हूँ अधिकांश समय में मेमोरी वाला पार्ट में मामला नहीं है, आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है इसलिए आपको याद नहीं रहता है। जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपको बढ़िया याद रहता है। दर्शन मेरी प्रायोरिटी है तो मेरे को दर्शन की सूचनाएं बढ़िया ध्यान में रहती हैं, बाकी कुछ और पूछोगे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में नहीं रहती। तो हमारी प्रायोरिटी का भी सवाल है कि किन चीज़ों को हम वरीयता देते हैं, और जीवन जिसको वरीयता देता है उसको बनाए रखता है, क्योंकि उसको बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं। तो भैया जो छोटा बच्चा जब भी जन्म लेता है, हाँ, तो आंख बंद है तब तक उसके अंदर वो चित्रण रहता है कि आंख खोलने के बाद में चित्रण होगा? देखो, चित्रण केवल आँख से नहीं बन रहा है ना, ये समझने की बात है। चित्रण जो बनता है उसमें सूंघ लिया, उसका भी कभी कभी नहीं है, कोई चावल खाया, कोई चीज़ खाई तो आपको 20 साल पुरानी कोई चीज़ याद आ गई, इसका तो स्वाद उसके जैसा मिल रहा है, इसकी तो शक्ल उसके जैसी मिल रही है। तो इसका मतलब है शब्द से, स्पर्श से, रूप रेस से, रस से, गंध से, जिस सुख से, दुख से, जितने भी प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हमने पाई हैं, है ना, ऐसे तमाम प्रकार के चित्रण बन रहे हैं। तो चित्रण केवल आँख से ही बन रहा है ऐसा नहीं, यानी पांचों इंद्रियों से चित्रण, पांचों इंद्रियों से चित्रण कितने प्रकार से चित्रण बनता है, वो 8 प्रकार से वो चित्रित हो रहा है। फिर उसे और जीवन क्रिया में जाएंगे तो पता चला उसका और विस्तार दिखाई देगा। लेकिन अभी के लिए मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूँ। मेरे निरंतर सुखी होने के अर्थ में उस अपेक्षा से मैंने कोई चित्रण किया है, मेरी वो योजना है, मेरा उसको मैंने लक्ष्य माना है, अभी लक्ष्य और योजना यहीं रखी है। तो उस आधार पे मैंने सरकारी नौकरी को माना है, मैंने बिजनेस को माना है, मैंने किसी को, है ना, समाज के लिए कुछ माना है, जो भी माना है उसका चित्रण बना है, और उसके आधार पे मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ कोई दृष्टि के आधार पर। तो ये समझना सही है कि संवेदना के आधार पर जो चित्रण बनता है वो संज्ञानशीलता के आधार पर चित्रण हो जाए तो न्याय धर्म सत्य को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हाँ, वो ठीक है। अभी न्याय धर्म सत्य वाली बात करते हैं, पहले ये एक बार निबट जाए कि हाँ ये बात हो गई। हाँ जी, और कोई इसमें कन्फ्यूज़न आपको लग रहा हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बताइए। माइक। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, तो वो लगता है कि कॉन्शियस का मतलब है कि हमारे चित्रण का एक पार्ट है जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। मेरी सूचनाओं का एक पार्ट है जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। मैं सुबह उठता हूँ, आज क्या करना है ना, मेरा एक घर, गांव, बिजनेस और एक फैलाव है, समाज के साथ जो भी एक जुड़ाव है, तो उसमें करने के लिए जो मेरे पास चित्रण को मैं एक्सेस करता हूँ उसको मैं कहता हूँ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब है चित्रण का ही वो भाग जो मैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको कॉन्शियस भाग के रूप में। सब कॉन्शियस का मतलब है कि मेरे पास और बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ है, बहुत सारा और पुराना मामला है जो मेरे रूटीन में ऐसे ध्यान में नहीं आता है, पर उसका प्रभाव भी मेरी ज़िंदगी में बना रहता है। जैसे हिप्नोसिस वगैरह और ये तमाम चीज़ों में, या पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन थेरेपी वगैरह में,
वो उन चित्रणों तक आपको लेके जा रहा है जिनका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आज है, लेकिन मेरे को पता नहीं, मैं कंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। किसी ने बचपन में मेरे साथ गलती किया, किसी ने मेरे साथ कोई अपमान किया, है ना, और वो किसी को अच्छा दोस्त मिल गया तो वो कहता है कि दोस्त से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। किसी ने दोस्त ने धोखा दिया, किसी ने प्यार में धोखा पाया, किसी ने शादी में धोखा पाया। जो कुछ भी सारी घटनाएं घट रही हैं उनके प्रभाव हमारे ऊपर इतने हैं कि हमने उसको किसी कॉन्सेप्ट के रूप में ले लिया है। अब जब तक उस घटना को मैं दोबारा पॉजिटिवली एनालाइज नहीं करता हूँ और उसके निष्कर्ष को वहीं पे वाइंड अप नहीं करता हूँ तो उसका प्रभाव मेरी ज़िंदगी में आता रहता है। जैसे मैं एक छोटी सी घटना शेयर कर देता हूँ आपके ध्यान में, मतलब मेरे ध्यान में आ रही है। बहुत साल पहले शिविरों में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी उस समय जब वो शिविर में आई, उसने कभी अपने बचपन में 7th 8th क्लास में उसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ। और फिजिकल अब्यूज़ में जब उसने अपनी माँ से बताया तो माँ ने बोल दिया कि तुम्हारी भी कोई गलती रही होगी। अब इस बात से वो बेहद हर्ट हुई। घटना से जो हुआ सो हुआ, लेकिन माँ उस समय साथ खड़ी नहीं हुई, इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। और उस घटना से उसने एक कंक्लूज़न ले लिया कि सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं। संयोग से जिससे उसकी शादी हुई वो भी एक पुरुष था। ये आजकल तो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। अब उसके प्रति भी उसका दृष्टिकोण वही था क्योंकि वो भी एक पुरुष था, तो उनका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। जब मैं पहले से माने हुए हूँ ये पुरुष जाति ही ऐसी होती है, अच्छा जैसा आप देखते हो वैसा दिखने ही लगता है कुछ कुछ। भाई यदि आप मानते हो कि सास खराब ही होती है तो उसका कोई बिहेवियर उससे मैच कर ही जाएगा, तो आपको लगेगा बिल्कुल मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। तो जैसा हम देखते हैं वैसा दिखने भी लगता है, और फिर जैसा दिखने लगता है वैसा बिहेव भी करने लगते हैं, वैसी प्रतिक्रिया करेंगे। तो लगभग उनका वैवाहिक जीवन ध्वस्त हो गया। जब शिविर हुआ, सारी मान्यताओं पे बात आई और जीवन, स्वभाव धर्म, न्याय धर्म, सत्य, जीवन, जीवन की महिमा, तो उसको लगा यार ये तो एक मान्यता है, सब तो ऐसे नहीं हो सकते। तो इतना वो फूट फूट के रोई और उसने खुद कहा कि मेरी एक मान्यता की वजह से मेरा पूरा जीवन नर्क हुआ है। ऐसे ही कितने प्रकार की मान्यताएं हम सबके पास है। कोई देश विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई के प्रति हमारी कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं। तो ये मान्यताएं धीरे धीरे, तो मेरे को लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव बात है, जितना हम लोगों के साथ बहुत नज़दीक से काम करते हैं हमको सच्चाई दिखने लगती है। जैसे मेरी एक मान्यता थी, पहले मैं जो मानता था, बचपन में एक मेरी मान्यता थी कि जिनकी शक्लें मिलती हैं उनकी शादी हो जाती, क्योंकि मैं जितने पति देखता था उनकी एक ही टाइप की शक्ल दिखती थी मेरे को। तो मैं बहुत गहरे में मानता था कि जिनकी शक्लें मिलती हैं उनकी शादी कर देते होंगे, बचपन में, बहुत छोटे बचपन में। फिर मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ स्कूल टाइम में, तब मैं बहुत गहरे में मानता था कि जो लोग साफ सुथरे सुंदर होते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है। किसी दौर में मैं ऐसी मान्यता के साथ में स्कूल टाइम में, जी मुझको अपनी मान्यताओं की याद, कभी मैं ऐसा मानता रहा। इन शिविर करने से मेरा बड़ा कल्याण हुआ, दुनिया का कितना हुआ मेरे को नहीं पता। तो मैं किसी को भी ऐसे उठते हुए देख लेता हूँ तो मेरी वो मान्यता ही खत्म। किसी समय में मेरे को लगता था ब्यूरोक्रेसी को समझ में आएगा, ये बहुत काम करेगी। किसी समय लगता था पॉलिटिकल लोगों को समझ में आएगा, ये बहुत काम करेंगे। तो धीरे धीरे जितने मेरे अधिमूल्यन थे और मेरे खुद के बारे कुछ अवमूल्यन भी थे बहुत सारी जगह में, धीरे धीरे वो दोनों ही नॉर्मल हुए और उससे मेरे को बहुत आराम हुआ है। कि कुछ वर्ग के प्रति मेरी बहुत प्रतिक्रिया थी, ब्यूरोक्रेसी के प्रति, सम्मान के नेताओं के प्रति या कोई और चीज़ों के प्रति, है ना। तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये सॉफ्टवेयर का मामला है, ये किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, देश विशेष की बात नहीं है। जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा हार्डवेयर। बाबा ने कितना अच्छा स्टाइल अपनाया। आदरणीय नागराज जी ने पूरा दर्शन लिखते समय केवल और केवल सॉफ्टवेयर पे बात किया, बाकी किसी को गलत सिद्ध नहीं किया। केवल इतनी बात की कि आदर्शवाद है, भौतिकवाद है, ये एक विचार है, उससे उसका ये फल आया, इसका ये फल आया, और ये सहअस्तित्ववाद है, इसका ये फल आएगा। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष, जाति विशेष का मामला नहीं है। मामला अस्तित्व का है, समझने का है, और नहीं समझे हैं तो अपनी कंडीशनिंग से ऑपरेट होने का है। किसी क्षेत्र विशेष की एक प्रकार की मान्यताएं होती हैं। फिर जब ये लोग बात करते हैं कि अपने धर्म में शादी करना ठीक है कि इंटरकास्ट मैरिज करना ठीक है,
मैं पर्सनली ऐसा मानने लगा हूँ, यदि अवसर है तो अपनी कास्ट में करें, ज़्यादा ठीक है। क्यों ऐसा मानता हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से शिविरों में मिला और ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने सामाजिक एकता के नाम पे किसी दूसरे धर्मों से शादी की, जबकि उनकी ऐसी ज़रूरत नहीं थी। अब ये जब कंडीशनिंग को मैच करना है तो एक कम से कम एक संप्रदाय, एक धर्म, एक तरह के लोगों की कंडीशनिंग कुछ तो एक जैसी होती है। अब ये जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आ जाते हैं, इनकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। अब इसका त्यौहार आता है, इसको कोई रुचि नहीं आ रही है, उसके लिए वो इमोशनल मामला है। तो बहुत सारी चीज़ों में जब साथ में जीने आते हैं तब पता चलता है यार कंडीशनिंग कैसे मैच नहीं करती। ये मान लो मेरी पूजा पाठ, मेरे देवी देवता, या ऐसे में पति पत्नियों में देखा बहुत सारी जगह में, पति पत्नी की पूजा पाठ को सम्मान नहीं देता। तुम फालतू काम में लगे रहती हो, इससे कुछ नहीं निकलता है, और तुमने कुछ निकाल लिया ऐसा भी नहीं है। हाँ अब पति हैं, इनको है ना, देखो पत्नियों की पुरानी भाषा थी, पतियों की पुरानी भाषा अब थोड़ी बदल रही है। जब भी वो झगड़ा लड़ाई करेगा तो एक्सट्रीम सेंटेंस ये होगा कि तुम घर से जा सकती हो। तो वो गहरे में ये मानता है कि घर मेरा है। हाँ, ये बहुत गहरी मान्यताएं हैं, जबकि घर दोनों का समान है, घर दोनों का है, लेकिन वो गहरे में माना। तो जिसने पैसा कमाया उसकी ये मान्यता है कि घर उसका है, इसलिए लड़कियों में ये प्रतिक्रिया आई कि नहीं भाई पैसा तो अपना होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आंख दिखा देता है ना, बच्चों को बता देता है पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। मैं ऐसे बच्चों से मिला एनआईटी रायपुर में जिनके पर्स में जितना पैसा उनके माँ बाप ने खर्च किया था उसका हिसाब था, सर कोई संबंध नहीं है, ये संबंध है, लौटा देंगे। क्योंकि कितनी बार नहीं पता चलता है कि हम बहुत सामान्य कमेंट कर जाते हैं, हर बार इमोशनली हर्ट करते हैं। कोई किसी बात में ज़्यादा हर्ट हो जाता है, कोई कम हर्ट होता है। तो ऐसा हमारा सारा ध्यान जाएगा, है ना। तो बिल्कुल अब मेरा ध्यान इस बात पे बहुत क्लियरली जाएगा, यदि मेरे को ध्यान में आ गया कि मानव का मूल रूप विचार है ना, सुख एक वैचारिक तथ्य है। यदि ये मेरे को स्वीकार हो गया कि मेरे सुख दुख का कारण मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, तो बाहर से जो कुछ भी घट रहा है मैं उसको ऑब्जेक्टिवली ले सकता हूँ कि देखो ये घटना घटी और ये प्रभाव मेरे ऊपर आया। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण दर्शन का सूत्र कहना चाहता हूँ। जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश के रूप में व्यक्त होता है। जीवन में भ्रम, मैं शरीर हूं ये जीवन में है, आवेश मानव के रूप में व्यक्त होता है। ठीक, तो मुझ में भ्रम है कि नहीं ये आवेश से चेक होता है। मुझको तो लगता है मैं तो ठीक ठाक समझ गया जीवन शरीर अलग अलग होता है, फिर मैं शरीर देख के प्रभावित होता हूं। दूसरे का शरीर देख के मेरे को संबंध दिखाई देता है कि मेरे को शरीर दिखाई देता है। बहुत कठोर पहचान है, सारा ज्ञान विलीन हो जाता है इसमें। हम कितनी बड़ी बड़ी बात करें, है ना। यदि मेरे को संबंध दिखाई देता है, देखो एक बेटी भी जवान बेटी होती है और एक स्त्री भी जवान होती है, लेकिन आपको एक बेटी में क्या दिखता है और एक स्त्री में अपनी में क्या दिखता है और दूसरे की में क्या दिखता है, ये सब आपको डिफरेंस करोगे सब आर पार हो जाता है इतने में। तो इसका अर्थ है कि मेरे को ये और कुछ नहीं है, ये मेरे को अपने आप को जज करने का, मुझको तो पता चले ना यार मेरी स्थिति कैसी है। तो धन के बारे में मेरी स्थिति कैसी बनती है, स्त्री पुरुष संबंध के बारे में मेरी स्थिति कैसी बनती है, तमाम और धन और पद, जो भी कुछ सामाजिक रूप बल धन पद की बात अपन करते हैं, इंद्रियों की बात करते हैं, तो अब हर जगह मुझको पता है जब भी मेरी स्थिति कमजोर पड़ी ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे भीतर का पोलापन है, ये मेरे भीतर की कमजोरी है और इसको पूरा करना ही मेरे सुख का आधार है और इसका पूरा ना होना ही मेरे दुख का कारण। कोई दूसरा मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मात्र आईना है, मात्र आईना है। यदि ये मेरे ध्यान में आ गया तो मैं फिर हर घटना को अपने लर्निंग के अर्थ में लूँगा, हर घटना को अपने समझने के अर्थ में लूँगा, तो मैं बहुत उसमें फिर अपनी गति आएगी। तो घटनाएं सुखी दुखी होने के अर्थ में नहीं है, घटनाएं अपनी स्थिति का आईना है और जागृति की रोशनी में अपनी स्थिति को देख पाएं और अपनी स्थिति को पूर्णता की तरफ ले जा पाएं, इसका नाम जिंदगी है, बाकी खाना पीना। फिर पद मिल जाए तो अच्छा करेंगे, है ना, पद ना मिले तो भी अच्छा ही करेंगे। तो ना पदों की निर्भरता है, ना धन की निर्भरता है, 2 रोटी हर व्यक्ति के पास अपने घर में खाने के लिए होती ही है किसी ना किसी रूप में, है ना। तो तमाम जिन निर्भरताओं के ऊपर हमको लगता था कि इन
निर्भरताओं की वजह से कोई अच्छा काम नहीं हो, ना संगठनों की। विद्या ने इतना शानदार काम किया है भाई साहब, आदमी की पहली बार आदमी सम्मानित होने की तरफ जा रहा है। दोनों तरफ से अच्छा काम हुआ। ये इंटरनेट वगैरह ने भी आदमी को प्लेटफॉर्म दिया, नहीं तो आदमी का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। वो किसी संस्था में काम करता है, संस्था का प्लेटफॉर्म है, आदमी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तमाम सोशल मीडिया जो भी कुछ हुआ उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ है वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति की हैसियत को भी उसने जगह दिया। दर्शन ने एक व्यक्ति की महिमा को जगह दिया। एक व्यक्ति कितना महिमा संपन्न हो सकता है, कोई संस्था की जरूरत नहीं है, कोई बड़े स्ट्रक्चर बनाने की, मतलब सभी के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं भैया मेरा काम, हर व्यक्ति का जो अपना काम है वो अपनी मौलिकता से करेगा, हर व्यक्ति को कहाँ संस्था बनाने की जरूरत है। तो संस्था सब काम खत्म हो गए, झंझट ही खत्म हो गया। 2 रोटी खाओ, समझदारी से जियो, समझदारी को जितना आप है आप आपके साथ जो शेयर कर सकते हो शेयर करो, सब मिलके चलो, कल्याण हो गया। जिंदगी कितना आराम का। और जैसे ही हम अपनी जिंदगी में इस पूर्णता की यात्रा में लगते हैं और पूर्णता की यात्रा हमारी होने लगती है, तो भाई साहब हमारा अपना घर बस गया। अभी हम हर दूसरे के घर में अपनी ज़िंदगी तलाश रहे थे, दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी तलाश रहे थे, आपका अपना घर बस गया। यही घर वापसी कार्यक्रम। सुखी सुख के लिए जो हम लगातार परावर्तित हो रहे हैं, है ना, तो परावर्तित होना है। परावर्तित इस अर्थ में, अब जब भी अनुभव के पहले हम कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी पात्रता संवर्धन। भाई मैं पहले क्या करते थे, माला जपते थे, ओम 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 यौम भूर्भुवः स्वः, कुछ तो करते थे। लगातार लगातार न्याय धर्म सत्य के वातावरण में बने रहने के लिए बुक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लंबे समय तक न्याय धर्म सत्य के विचार में बने रहें। और ये शिविर, अध्ययन शिविर के अलावा और कोई तरीका नहीं है। वो परिवार में चले और इस तरह से चले, सभी तरह से चले, लेकिन जितना मेरा चित्त उस वातावरण में रहता है उतना ही उसमें अपने आप परिवर्तन आएगा ही, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। केवल थोड़ी सी दृष्टि सेट करनी है, कुछ दूर तक पहचान तंग कर सकती है। हर मानव में अपनी पहचान की तलाश है, दर्शन उसको बहुत सही प्लेसमेंट देता है। न्याय धर्म सत्य के अर्थ में आपका प्रकाशन जो स्वयं में और परस्परता में स्वीकार होता है, यही यश कामना है और ये गलत नहीं है। तो अनावश्यक कुंठित होने की या तो हमारी पहचान की चाहना गलत है, गलत नहीं है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है। कितना बढ़िया, कितना आराम का काम। ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है ना, पूर्णता के लिए सहयोग लेना है। कोई बात समझ में नहीं आती, भैया जिसको आती है उससे पूछ लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बढ़िया जी, बोलिए और कुछ। क्या निष्कर्ष, चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? जी, क्या निष्कर्ष निकला? मेरा मूल रूप विचार है, सुख एक वैचारिक तथ्य है, भाव विचार ही मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। घटनाएं मात्र आईना है। हर स्थिति में अपनी स्थिति को पहचाना जाए, अपनी पूर्णता की ओर गति किया जाए। यही मेरा सुख है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरे घर के लिए है, यही संसार के लिए। इससे को बार अपने आप से बात करना है। जितना अपने आप से बात करेंगे। और एक बात कह रहा हूँ, ये 4.5 क्रिया में कितना भी आशा विचार इच्छा को देखो, इससे काम नहीं चल रहा है। उससे यही पता चलता है कि मैं कहाँ कहाँ अधूरा हूँ, और अधूरापन दूर नहीं होता है तो उसकी पीड़ा और बढ़ती है। पहले कम से कम दिख नहीं रहा था, ये अच्छी बात है, अब दिखने और लगा है। अब तो छोटी छोटी गलतियाँ भी दिखने लगी हैं। तो इसका मतलब है न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रियहित लाभ को देखा जाए तो चीज़ें सेट होती। तो न्याय धर्म सत्य की रोशनी का मतलब है सहअस्तित्व अपने में खुल जाए और मैं खिल जाऊं। जी। और दूसरों से बात करते हैं तो इतना अच्छे से नहीं सुनते। कहीं ना कहीं देखो, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है ना।
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सामने वाला जो बात कर रहा है उसको मैं अपनी पूर्णता से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को उसमें इंटरेस्ट लूज होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पूर्णता से, अपने सुख से रिलेट, ये बात मेरे सुखी होने के लिए आवश्यक है, जब भी हम ऐसा रिलेट कर पाते हैं हम पूरा ध्यान से, बल्कि अपनी बात नहीं सुनते फिर आपकी ही सुनते हैं, वही करते हैं। तो घर में एक दूसरे की ना सुनने का कारण है कि हम सभी अधूरे हैं और हर व्यक्ति अपने अधूरेपन को दूसरे को उपदेश दे रहा है और कोई सुनना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है आपके पास मटेरियल क्या है, मेरे को पता है। भाई आपको ही पता चले ये आदमी रोज जाके रूम में बाटली खोलता है, तो अगले दिन आप सुनोगे? मैं आदमी तो वही हूँ। आपको पता चला मैंने कोई परनारी किया है ना, तो अगले दिन आप मेरे को सुनोगे? नहीं सुनोगे, जबकि मैं बोल तो वही रहा हूँ जो कल बोल रहा था। इसका मतलब है कि हम इस उम्मीद से सुनते हैं, इस भरोसे के साथ सुनते हैं कि ये आदमी जो बोल रहा है इसका आचरण भी ऐसा ही है, और कहीं ना कहीं से आपको सूचना है कि भरोसा किया जा सकता है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना है। भारतीय समाज में सामान्य कहावतें हैं कि समाज किसी व्यक्ति को 20 साल देखता है। सामाजिक भरोसा पाने के लिए आपको 20 साल का सफ़र लगता है, 30 का भी लग जाए तो बुरा नहीं है। फिर समाज आप पे भरोसा करना शुरू करता है कि इस आदमी, भरोसा करने का मतलब है कि लोग अपनी ज़िंदगी आपके साथ लगाने के लिए तैयार हो जाए, तन मन धन आपके साथ लगाने के लिए तैयार। धन लगाना एक लेवल का काम है, मन और तन लगाने के लिए तैयार हो जाएं उस रास्ते में, तो ये होने के लिए एक समय लगता है। तो समाज ने इतना धोखा खाया है, इतनी सारी चीज़ों को देखा है, भय प्रलोभन की आस्थाओं की अपनी परंपराएं हैं, उसके लिए वो आस्थाओं के साथ अपना मन लगा लेते हैं। सामने वाला गलती कोई कर गया तो कर गया, वो आस्था। जीवन विद्या में देखेंगे तो बिल्कुल एक नई चीज़ है, ये बिल्कुल एक आम आदमी के साथ चलने वाली चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बहुत स्थापित ऑडियंस है, जिसके बहुत स्थापित आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, बल्कि जो आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी भी समीक्षा हो रही है। तो कई बार जो हमने हमारे मानसिक रूप से चलने के कुछ सहारे बने हुए थे, उन पे भी शंका दोबारा हो जाती। क्लासरूम में भी ऐसा ही है। बच्चे जब पढ़ते हैं ना, हाँ, तब टीचर का स्वभाव और चारित्र्य पढ़ते हैं, फिर बाद में कंटेंट सब जगह ऐसा ही है भाई। आप घर में भी पति पत्नी यही करते हैं, हम सभी जगह यही करते हैं। आदमी के भीतर मूल्यांकन की क्रिया रुकती नहीं है। उसकी हमारी योग्यता कम ज़्यादा हो सकती है, पर किसी भी व्यक्ति को सच्चाई बिल्कुल ही ना दिखे, इसलिए बढ़िया सूत्र है दर्शन में, भ्रमित मानव को भी ब्रह्म भासता है। भ्रमित मानव को भी ईश्वर का आभास होता है, तो ही वो कनेक्ट बनता है कि वो पकड़ के आगे चल पाए। तो न्याय धर्म सत्य को भ्रमित मानव भी नकार सके ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि उसके भी अपेक्षा के रूप में बना ही हुआ है। तो हम चल सकते हैं। को मंदिर में लाके स्थापित करते थे, और आदरणीय बाबा जी हमारे वर्ण, और आदरणीय बाबा जी ने तो व्यवहार में, हमारे आचरण में, पूरे आचरण में ही ईश्वर को व्यक्त करने की, हाँ, आचरण में ईश्वर को ला दिया, व्यवसाय में ईश्वर को ला दिया, विचार में ईश्वर को ला। ये देखो फिर ठोका, लास्ट में अपनी पुंगी लगानी है। अभी मंदिर से आपको क्या प्रॉब्लम है? मंदिर का मतलब ही है कि मन के अंदर प्रवेश कर जाएं। मन के अंदर वृत्ति है, वृत्ति के अंदर चित्त है, चित्त के आगे बुद्धि है, बुद्धि के आगे आत्मा है। मैं स्वयं मंदिर स्वरूप हो जाऊं, मेरा शरीर मंदिर की दीवारें हैं, और इस मंदिर में मैं पुजारी हूं, और मैं मेरी पूर्णता की यात्रा करता हूं। मंदिर का मतलब ही ऐसा है। लेकिन उसका प्रतीक, भाई आज ये जगह है तो हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना, मेरे घर में 100 लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो मंदिर का ये इतना ही मतलब हुआ, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद का यही मतलब हुआ, जहाँ समूह में लोग बैठ के न्याय धर्म सत्य के अर्थ में यात्रा कर पाए। तो गलत नहीं है, अपूर्ण है। अभी तो हमारा घर भी अपूर्ण है, हम भी अपूर्ण है, इसलिए बोल रहा हूँ। आदरणीय नागराज जी के शब्दों में, यदि हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा कर पाएंगे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्यालय हो जाएंगे। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हुई तो विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए,
इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। क्या गलत किया? आदमी की आस्थाओं को कहीं तो टिका के रखना था। अरे जब मैं बच्चा था अपने पिताजी के साथ जाता था, मेरे पिताजी मंदिर में मत्था टेकते थे, तो मेरे को ये पता था कि इनसे बड़ी कोई सत्ता है और इसका इतना बड़ा प्रभाव है। आदरणीय नागराज जी जब वो हमारे बीच में आते थे तो हमको समझ में नहीं आते थे। तो हम जिनको मानते थे, जिनके पैर हम छूते थे, वो आदरणीय नागराज जी के पैर छूते थे। तो हमारे लिए तो ये घटना काम करी यार, इसका मतलब ये कोई बड़ी चीज़ है, अपने को समझ में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम जिनको सम्मान देते हैं, हम जिनको पूजनीय श्रद्धेय मानते हैं, वो इनको श्रद्धेय मानते हैं। इसका मतलब ये कुछ और आगे की चीज़ है। तो इस तरह से मुझको वो समझ ना आए तो भी मेरी उनके प्रति एक आस्था तो बन गई कि ये कोई बड़ी चीज़ है। तो मानव ने तो अपने भ्रम में रहेगा, मैंने कुछ पैसा वैसा कमा लिया, मैंने कोई पद पान लिया, अब तो वो किसी के सामने झुकता ही नहीं, तो उसका बच्चा देखेगा तो यही सबसे ऊपर है। लेकिन जब वो भी कहीं जाके मत्था टिकाता है तो इससे भी बड़ी कोई सत्ता है जिसको समझने की जरूरत है। ये प्रस्ताव तो बना रहेगा। तो परंपरा ने बहुत समझदारी से काम लिया। ये मेरे एक वाक्य ने आपने कितना खोल दिया। हाँ, ये इनके ये ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जिंदगी को खोला है, उनको भी स्वीकार करें। है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हाँ जी, हाँ बेटा। भैया एक मेरा प्रश्न था। हाँ, जो चारों अवस्था में हम धर्म दिखा रहे हैं कि अस्तित्व यानी होना, फिर से बोलिए। चारों अवस्था में हम धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि अस्तित्व मतलब होना, पदार्थ मतलब चारों अवस्थाओं में। और जो यहाँ पे हम तुलन की दृष्टि से धर्म देख रहे हैं, यानी भय मुक्त समाज, अखंड समाज, तो वो धर्म और वो धर्म का कनेक्शन है कि? हाँ, मैंने आज सुबह ही बोला, उसको पर्पसली बोला कि ये कन्फ्यूज़न होता है, इसको आप ले लें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। धर्म का मतलब है किसी इकाई के होने का स्वरूप। तो पदार्थ अवस्था की सभी इकाइयों के होने का स्वरूप निश्चित है, वो होने के स्वरूप में है, अपने होने को बनाए रखती हैं। प्राण अवस्था की सभी इकाइयों के होने का स्वरूप सेल मल्टीप्लिकेशन है। जीव अवस्था में सभी इकाइयों का जीने की आशा और मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा। तो चारों अवस्थाओं का धर्म निश्चित है, उसके होने का स्वरूप निश्चित है। ये बात हो गई। जब ये न्याय धर्म सत्य का सीक्वेंस आता है तो इसको यदि भाषा में डाल लेंगे तो ध्यान में रह जाता है। जागृत मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, भ्रमित मानव प्रिय हित लाभ पूर्वक जीता है। तो जागृत मानव न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करता है। तो जागृत मानव में जो समाधान है, जो उसने अपने धर्म को पहचाना, होने को पहचाना, का मतलब मन वृत्ति को, चित्तने बुद्धि हो सूर पूरा पहचाना, स्वस्वरूप को पहचाना, स्वस्वरूप को पहचान के जो तृप्ति बिंदु आया, उसी का विश्लेषण करके समाधान के रूप में विचार आया। इसी विचार को जब दूसरों में मल्टीप्लाई किया तो सारे मानव में ये मल्टीप्लाई हुआ। तो सारे मानव में मल्टीप्लाई होने का नाम अखंड समाज है। तो एक मानव में समाधान ही सारे मानव में समाधान के रूप में मल्टीप्लाई हो गया, है ना, होने लगा। इसका नाम अखंड समाज है। तो मेरे समाधानित होने का जो देव मानवीय अभिव्यक्ति है, वो समाज में शिक्षा के स्थापित होने का, समाज में, है ना, सभी के समाधानित होने का, व्यवस्था स्थापित होने के अर्थ में है। मतलब वो जागृत मानव की तरफ जागृत मानव का आचरण धर्म के रूप में स्थापित हुआ, ये धर्म स्थापित हुआ। तो सभी मानव जागृति की ओर जाएं तो धर्म स्थापित हुआ। सभी ये पूरा व्यवस्था का स्वरूप ही ज्ञान की रोशनी में हो जाए तो सत्य स्थापित हुआ, परिवार में न्याय स्थापित हुआ। तो न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हुआ, यही दिव्यता है। जी जी। आज सुबह में मैं हेतल के साथ में बातचीत कर रहा था। हेतल मतलब इनकी धर्मपत्नी? मेरी धर्मपत्नी अभी यूएसए में है। तो उसने मेरे को सवाल किया कि सोम भैया को पूछो कि तीनों अवस्था के आचरण निश्चित है, मानव का आचरण निश्चित क्यों नहीं है। तो उसका फ़ोन रखने के बाद में मुझे एकदम याद आया, क्योंकि भ्रमित अवस्था में आचरण सब अलग अलग हैं। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो वो टाइम पे आचरण निश्चित हो जाएगा। तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, इवॉल्व हो रहे। ऐसे एक बच्चा बचपन में सुसु पोटी कहीं भी कर देता है,
इतनी तो बात है। जैसे बड़ा होता है पहचान लेता है कहाँ करना है, तो आचरण निश्चित हो गया। तो एक समय में मैं सुसुई पोटी के सिग्नल को नहीं पहचानता था, तो उस मामले में मेरा आचरण निश्चित नहीं था। एक समय में मैं बोलने को नहीं पहचानता था, तो मेरा आचरण निश्चित नहीं था। एक समय में मेरे को मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ें नहीं आती थी। एक समय के बाद मेरा आचरण उस मामले में निश्चित हो गया। तो जिन चीज़ों को मैंने पहचान लिया, उन चीज़ों के बारे में मेरा आचरण निश्चित हो गया। जिनको अभी नहीं पहचानना है, पहचानना शेष है, तो न्याय धर्म सत्य को मैंने अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इसको हम परंपरा में अभी तक नहीं पहचान पाए थे। इसलिए उस मामले में मानव का आचरण निश्चित नहीं हुआ। लेकिन निश्चित होने की प्यास तो बनी हुई है। उसके लिए शोध और अनुसंधान तो लगातार जारी ही था। तमाम साधनाएं उसी तरफ जा ही रही हैं और फाइनली हम उस तरफ पहुंच गए। धन्यवाद। हाँ जी, और कुछ? बढ़िया, हाँ जी, माइक दीजिए आगे। 4.5 क्रिया की जो बात हो रही है, अभी इन्होंने जो कार का एग्जाम्पल दिया था कि आस्वादन चयन, उन्होंने तुलन भी किया PHL के हिसाब से, उसका विश्लेषण हो गया। उसके बाद में शोरूम में जाके गाड़ी का चित्रण देखा, तो चित्रण इच्छा में, चित्रण का मतलब ही इच्छा होना, इच्छा तीव्र इच्छा में गया और गाड़ी ले लिया, ये सही है? तो जो चित्रण जो है वो चित्त में होता है, और जो डायरेक्शन शरीर को देना है वो चयन के थ्रू, जो जैसा कि इसमें बताया, चयन के बाद में ही कार्य व्यवहार हो जाएगा। तो चित्त से डायरेक्ट मन को डायरेक्शन मिलता है। देखो, लगातार ये पांचों क्रिया निरंतर हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ मैं ध्यान देता हूँ, हाँ विश्लेषण हो रहा है, हाँ चयन हो रहा है, लेकिन चल तो रही है, चाहे मैं देखूँ नहीं देखूँ, मेरा ध्यान जाए नहीं जाए। तो हम 4.5 क्रिया के साथ ही जिंदा हैं, और 4.5 क्रिया के साथ ही सारे क्रियाकलाप अभी कर रहे हैं। तो गाड़ी शोरूम के सामने से निकली तो आँख से ही दिखाई दिया, चयन पूर्वक ही दिखाई दिया, उसका रुचि मूलक आस्वादन हुआ, उसका प्रिय दृष्टि से विश्लेषण हुआ, और कहीं वो चला गया कि अच्छी है। और अच्छी है के पीछे और शोरूम में घुसने के पीछे कई सारी चीज़ें पहले से सेट थी कि इसको ले सकते हैं, जेब उतनी अलाउ करेगी। मान लो जेब ही अलाउ ना करे तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, बात ही ख़त्म हो गई। जाने के बाद, देखने के बाद फिर तीव्र इच्छा फाइनल हो गई कि हाँ अब लेना है, क्योंकि जाके देख के भी ऐसा हो सकता था कोई चीज़ पसंद ना आए, फीचर पसंद ना आए, कुछ और हो जाए, लेकिन देखने के बाद ये तय हो गया कि हाँ अब लेना है। तो इन सारे चीज़ों में क्या चल रहा है? लगातार एक चित्रण ऊपर गया, कार का चित्रण पहले से था ही, एक ईवी कार का चित्रण, न्यूज़ जो भी सामने से आती है, जैसे आजकल अभी रोबोटिक्स अभी नहीं आया है, लेकिन लगातार अब वीडियो आना हमारे पास शुरू हो गया है। वो किचन में काम कर रहा है, वो गुलाटी मार रहा है, वो कुछ और कर रहा है। तो धीरे धीरे हमारे चित्रण को सेट कर रहे हैं ताकि तब वो बाज़ार में आएगा, हम सीधे जाके खरीद के ले आएंगे। तब तक बाज़ार में आएगा, तब तक हमारा उन्होंने सेट कर देना है काम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार की कार का चित्रण पहले से था, एक दूसरी कार का चित्रण आया, उसको लेने के लिए सब कुछ एक साथ हो रहा है। कोई ऐसा नहीं चित्रण के बाद सीधा चयन हो जाएगा, ऐसा संभावना नहीं है। चित्रण से यदि चयन हुआ है तो बीच के प्रोसेस से गुजर के ही आएगा। चयन से यदि चित्रण तक गया है तो उस प्रोसेस से गुजर के ही ऊपर जाएगा। जितना आप ध्यान दोगे उतना आपके ध्यान में चीज़ें आ जाएंगी। हाँ जी, आगे मैं डिस्कस किया तो इच्छा, विचार और आशा, इनको इच्छा को विचार और आशा से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? मतलब है तो ये फॉर्म में, थॉट फॉर्म में ही है, जैसे डिज़ायर हो या थॉट हो या होप हो, तो हैं तो ये थॉट ही, सब विचार ही। कितने लोग सभा में आशा, विचार और इच्छा को अलग अलग है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? थोड़ा देखिए चारों तरफ, कोई बोल के बताएं। बस हो गया। इच्छा हो गया, कहाँ इतना परेशान, जागृति हो गई। हाँ जी, पीछे एक माइक देना। हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए, थोड़ा खड़े होके बोलेंगे।
है? नहीं नहीं, तुम भी बोल दो। इच्छा कोई भी हम कर सकते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने इच्छा की कि मुझे शिविर में जाना है, तो ये एक मेरी इच्छा थी। उसके ऊपर फिर मैं विचार करती हूँ कैसे जाना है, कैसे जाना है, क्यों, मतलब क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से मैं पहुँचूँगी, कितने दिन रहना है। तो ये पहली मेरे वो फर्स्ट जो थी वो मेरी इच्छा थी कि मुझे जाना है। ओके, उसके ऊपर जो मैंने थॉट प्रोसेस की दैट इज़ विचार। फिर मेरी एक आशा बंधी कि ओके मैं जाके ये करूँगी, वहाँ से मुझे ये मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे आ जाती हूँ। तो उसके बाद जो भी मतलब दूसरी आशाएं बनती है, तो तीनों में वो डिफरेंस दिख रहा है। नहीं भाई, ये मुझे समझ तो आ रहा है, होप किसे कहते हैं, डिज़ायर किसे कहते हैं, थॉट किसे कहते हैं, बट मूल स्वरूप में है तो एक वो विचार ही ना, मतलब मतलब एक उसको वही चीज़ में, मतलब उसको हम मूल क्या है वो कैसे, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उसको नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, इच्छा विचार आशा क्या है उसको मैं समझ रहा हूँ। इसको भास बोलते हैं, कुछ तो हो रहा है अंदर, है ना। तो और आभास बोलते हैं, और क्लैरिटी बन जाए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बुक्स में जाएंगे तो उसके बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारी परिभाषाओं से उसको कहने की कोशिश करेंगे। तो अभी जितना कह रहे हैं उसको और बहुत ज़्यादा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग समय पे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब बोलते जाएंगे तो उसका चित्रण हमारा और क्लियर होते जाता है। तो शब्दों से जो मान्यताएं चित्रित हो रही हैं, जैसे पहले कल तक मैं बहुत पुरानी, जब शुरू में हम लोग शिविर किए थे, तो हमारे घर में ना वाइफ एक कोर्स, वो जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, मेहंदी ये वो ऐसा बहुत सारे कोर्स चलते थे, उसमें लड़की आती थी। तो उसको मेरे को ये समझाने में 45 मिनट लगा कि तुम्हारे अंदर विचार चलता है। वो बोलती है ये विचार कहाँ होता है, जैसे तुम आई तो सोच के आई कि भाई आज मेरे को जाना था इसलिए यहाँ पहुँच गई। बोले इसमें सोचने की क्या बात थी, मैं आ गई। तो मेरे को 45 मिनट लगा, मेरे को आज तक याद है, 45 मिनट की घनघोर चर्चा के बाद उसको लगा कि हाँ विचार जैसा कुछ होता है। तो ऐसे भी तमाम एग्जाम्पल कभी कभी याद रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, लेकिन कोई पॉइंट के बाद उसको लगने लगा जो चीज़ है वो समझ में तो आएगी। तो कौन सी परिभाषा से, कौन से एग्जाम्पल से कितनी क्लैरिटी हमको कनेक्ट होती है, वो धीरे धीरे हमारी होती रहेगी। क्योंकि इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं विचार को समझने की, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि अगर विचार मतलब लैंग्वेज में, मतलब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, अगर लैंग्वेज या वर्ड या शब्द नहीं होते तो हम किस तरह से, क्या हमारे विचार कह रहे हैं उस शब्द पूर्वक ही होगा। 4.5 क्रिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर चीज़ को हम कोई नाम ही देते हैं, लेकिन नाम ना भी दें, लेकिन जैसे मैंने कोई एक नया फ्रूट, आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रूट आने लगे, तो किसी ने मेरे को एक फ्रूट दे दिया और मैंने वो फ्रूट खा लिया, तो फ्रूट खा के मेरे को उसके स्वाद का तो पता चलता है, मैं उसका विश्लेषण भी कर सकता हूँ, उसका हल्का सा खट्टा था, हल्का सा मीठा था, उसका शेप ऐसा था। तो नाम भी हम दे ही सकते हैं, लेकिन नाम के अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हम विश्लेषण कर ही रहे हैं। तो किस दृष्टि से विश्लेषण करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या विश्लेषण करेंगे। तो हित दृष्टि से करते हैं तो विश्लेषण का एक स्वरूप होगा, प्रिय दृष्टि से करते हैं तो विश्लेषण का एक स्वरूप होगा, लाभ दृष्टि से करते हैं तो एक स्वरूप होगा। लेकिन इतनी बात तो बहुत क्लियर है, जब हम चित्रण कह रहे हैं मेरे सुखी होने की योजना, वो अपने आप में कुछ एक खाखा बन गया है। क्या, मान लो जॉब की बात करूं, एक मकान की बात करूं, आपके मन में एक चित्रण बन गया कि एक मकान, अब इसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी जो भी फाइन डिटेल्स हैं, उस मकान के पीछे मेरी दृष्टि क्या है, प्रिय दृष्टि भी हो सकती है, हित दृष्टि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकती है, कौन सी कितनी अधिक हो सकती है, न्याय दृष्टि से मकान कैसे बनेगा, तो उसका डिज़ाइन बदलेगा। तो उस कैसी दृष्टि है, तो उसको कैसे चीज़ों, कैसे को जब मैं इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा, तो फिर उसमें सारा विश्लेषण किसी दृष्टि के साथ होगा ही। जो भी विश्लेषण किसी दृष्टि के साथ हो रहा है उसका तुलन और चयन पूर्वक ही फाइनली उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चित्रण का अभी मोटा मतलब कि मेरे सुखी होने का स्वरूप, मेरे सुखी होने का
योजना, या जिसको मैंने लक्ष्य माना है, इतना टर्नओवर हो जाने से ठीक रहेगा, डाटा सेट हो गया। अब उसके लिए जो दौड़ना है दौड़ चलेगी। तो उसके लिए जो दौड़ने का काम वो कैसे पूरा करना है, उसका नाम तुलन विश्लेषण, और फाइनली एग्जीक्यूट करना है तो चयन पूर्वक शरीर से हम एग्जीक्यूट कर, सारा चयन किस आशा में कैसे कर रहे हैं, वो जो सुखी होने की योजना थी उसको पूरा होने की आशा में मैं चयन कर रहा हूँ। वो जो योजना थी उसको पूरा होने के लिए मैं इतना सारा विश्लेषण कर रहा हूँ ताकि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले, कम समय में काम हो जाए, फिर अलग अलग दृष्टि उसमें हो सकती है। तो ऐसा करके हम करेंगे। मतलब इसमें हम दर्शन में इसको अगर बारीकी से समझना जितना चाहते, बारीकी से आप समझना चाहते हो उससे ज़्यादा बारीकी आपको मिल जाएगी। विचार होता क्या है, उत्पत्ति उसकी कहाँ से होती है, सब मिलेगा। आप पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितना दम लगा सकते हो लगा लेना। क्योंकि इच्छा तो हम समझ सकते हैं, मैंने कुछ फ्रूट खाया, उसका शब्द नहीं है मेरे जिन पास। 10 क्रियाओं की बात कर रहे हैं अब ये 122 आचरण के रूप में खुलेगा। जिस आस्वादन की बात कर रहे हैं वो 64 क्रिया में खुलेगा। अब परिचय ये शिविरों की एक सीमा है, इसलिए अध्ययन है, इसलिए बुक्स में जाना आवश्यकता है, इसलिए आपका सार ही आपका सार होता है। विचार है उसके लिए तो शब्द चाहिए, भाषा चाहिए कि जो थॉट प्रोसेस हो रही है। फिर अभी जो आशा है और इच्छा, दो फीलिंग जैसा फील हो रहा है कि फील है सिर्फ, उसको हम शब्द नहीं दे सकते। पर आशा मतलब कि एक पॉजिटिव, और निराशा भी एक फीलिंग है। तो और दूसरी बात कि जो ब्रेन के चलते हुए जीवन ये काम कर रहा है, मेरी सुखी होने की योजना पूरी होगी, ये आशा है। मेरी सुखी होने की योजना पूरी नहीं होगी, ये निराशा है। आशा निराशा मन के लेवल पे है, विचार वृत्ति के लेवल पे है, योजना चित्त के लेवल पे। योजना चित्त में है। विश्लेषण तो आप आज भी कर रहे हो, आज कौन सा बिना विश्लेषण के जी रहे हो? यानी आप उन शब्दों से उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप विश्लेषण पूर्वक ही यहाँ तक आए हो। या आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? सूरज से। क्यों आए? अभी देखो आप बताओगे। हाँ, किसने भेजा? खुद ही आने के पहले आपने निष्कर्ष निकाला कि मैं मेरा 7 दिन और पैसा लगाऊंगा और मेरे समझने के लिए मैं जाऊंगा। इस निष्कर्ष तक आप कैसे पहुंचे? हाँ, मतलब ये चीज़ तो हम समझ सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमारे पास शब्द हैं और बहुत कुछ है जिसके हम अभी शब्द नहीं है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे इसमें हमें बहुत सारे लैंग्वेज मिल रही है समझने देखने के लिए, मतलब वो ज़रूरी है विचार तुलन और विश्लेषण करने के लिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस तो अपने आप में पहले भी हो रहा था। अभी उसको हम शब्द पूर्वक करेंगे तो हम भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और दूसरे को कम्युनिकेट तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कितने लोगों को आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन आप अपने बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते? ठीक है, ये हम सब परिवारों में होता है। हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने बच्चों को हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? अब या तो वो हमारे आचरण में नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारा आचरण को नकार दिया, इसलिए हमारी नहीं सुन रहे, एक कारण। कोई चीज़ हमारे आचरण में भी है, वो फिर भी नहीं स्वीकार रहे। तो इसका मतलब है कि जैसा हम जी रहे हैं उससे कोई लक्ष्य तक पहुंचने की बात है ना, तो हम उसको कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे मैं मेरी बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी को जीवन विद्या मिलने के पहले, मेरे को जीवन विद्या मिला 97 में, मैंने जॉब से रिज़ाइन किया 92 फरवरी में, और उसके पहले 90 से मेरा मीटर चालू हो गया। ठीक, अब मैं 97 के पहले तक अपनी वाइफ को कभी नहीं समझा पाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ।
वो परेशान, मैं भी परेशान। शिविर करने के बाद में हमने साथ में शिविर किया, पहले मैंने किया था, फिर हमने साथ में शिविर किया। शिविर करने के बाद जब पूरी पिक्चर सामने आई तो मेरे को भी अपनी भावों के लिए वो शब्द मिले, तो अर्थ को शब्द मिल गए, शब्द को अर्थ मिल गया और जिंदगी बह निकली। अभी कई बार हमारे पास भाव, हमें लगता है मैं कह नहीं पा रहा हूं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं पा रहा हूं, तो क्योंकि मेरे पास वो भास आभास के रूप में है, इसको क्या शब्द का नाम दूं, और मैंने दे भी दिया तो सामने वाले तक नहीं पहुंच रहा है। भी मैं आपसे मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो आपको बहुत सारे शब्द, मान लो मुझको आपको पता नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है। तो किन्हीं लोगों ने मेडिकल की, शरीर की फाइन डिटेल पे काम किया, एक एक चीज को नाम दिया, है ना। जैसे हम तो ये पहले से ही कर रहे थे, जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, हम तो 90 से कर रहे, और किसी ने उसको नाम दे दिया, अच्छा यार इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। नाम देने से वो जल्दी कम्युनिकेट हो जा रहा है। तो इसलिए जो क्रिया है, इसलिए रूप क्रिया, शब्द क्रिया, रूप क्रिया अस्तित्व में है ही है, रूप गुण स्वभाव धर्म बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन जो शब्द क्रिया है, तो रूप क्रिया को समझने समझाने के लिए शब्द क्रिया की जरूरत है। यही मानव परंपरा का काम है। आदरणीय नागराज जी को अनुभूति हो गई होती और वो शब्दों से ना कह पाए होते तो गूंगे का गुड़। वो शब्दों से कह पाए, इसलिए हम चर्चा कर पा रहे हैं। शब्दों को इसीलिए समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कभी जैसे आप बोले कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेट हम दूसरों को करें उससे पहले हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, बट क्या ठीक नहीं है वो शब्दों में मैं उसको खुद भी नहीं समझ पा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी शब्दों की बात नहीं है, पहले तो क्रिया की बात है। क्रिया रूप में तो मैं किसी क्रिया को शब्द से कह रहा हूं, उस शब्द से आप उसी क्रिया को पहचान लेते हो तो समझना हो गया। इतनी, यही कम्युनिकेशन का मतलब है। अभी हमको जड़ क्रियाओं को शब्दों से कहने की आदत है। खाना बन गया क्या, आज क्या बनाओगे, तो ये पहुंच रहा है क्योंकि इस बारे में हम दोनों को पता है। लेकिन जब हम जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं या जीवन के बारे, अस्तित्व के बारे या परमाणु के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये जानकारी हमारे पास पहली बार आ रही है। तो ये जानकारी आदरणीय नागराज जी ने अस्तित्व को जैसा देखा, उसको उन्होंने शब्दों से परिभाषित किया, उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसको अध्ययन कह रहे हैं, जिसको शब्द से अर्थ की यात्रा और उस अर्थ से उस वास्तविकता को पहचानने की यात्रा है। ये यात्रा को हमको दे दिया, तो इस यात्रा को हम आगे कर रहे हैं कि भाई शब्द से कैसे उसको पहचानें, कैसे उस यात्रा को हम करें। इसी अर्थ में शिविर एक परिचय की जगह है, और फाइनली उसकी गहराई में और उसको संपूर्णता को समझने के लिए जो भी कुछ अनुभवमूलक साहित्य वांग्मय उपलब्ध है और जो कुछ भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, धीरे धीरे उसको पकड़ के हम आगे जा रहे हैं। जो फर्स्ट डे क्लियर नहीं था वो आज क्लियर है। जब फर्स्ट डे आए थे तब कैसे थे, फर्स्ट टाइम शिविर कर रहे, पहले परिचय शिविर किया होगा बस। लेकिन आज जब हम फर्स्ट डे यहाँ आए थे तब हमारे क्लैरिटी कैसी थी, उसकी तुलना में आज कैसी है, यही अगले 1 साल 2 साल बाद कैसी होगी। नेचुरल है, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। समझो अभी मेरे चित्रण में है कि मुझे कोई प्रश्न पूछना है, तो मैं तुलन कर लेती हूँ, पूछूं या नहीं पूछूं। हाँ, और मैं विश्लेषण कर लेती हूँ कि अगर मैंने नहीं पूछा तो फिर मैं अनक्लियर रहूँगी। आस्वादन नहीं होगा उसके उत्तर का, जो आस्वादन की अपेक्षा है। किसी भी प्रश्न से कोई आस्वादन की, कौन सा आस्वादन, उसकी हम चर्चा करेंगे जब न्याय धर्म सत्य की बात कर लेंगे। बोलो। हाँ, तो मैं विश्लेषण तक तो पहुंच जाती हूँ, लेकिन आस्वादन और चयन मेरे से तो मतलब बोलने में नहीं आता है मेरे। क्या कि आस्वादन और चयन, मैं ये एग्जाम्पल को कैसे कंटिन्यू करूँ। हाँ, तो आप न्याय धर्म सत्य वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसकी अपन चर्चा अभी नहीं किए हैं, तो फिर हम चर्चा में लाएंगे तो फिर उसको कर लेंगे। और चयन से चित्रण तक भी मेरे एग्जाम्पल मेरे को नहीं आ रहा है, बोलने में भी नहीं और समझ में भी नहीं आ रहा। जैसे तुमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर मेरे को फ़ोन किया कि हमारे यहाँ शिविर करना है, ये क्या था? चयन। पूरे परिवार का चयन एक साथ, एक आदमी का नहीं है, पूरे परिवार का चयन एक साथ है। और आते तुमने गोविंद भाई को पकड़ लिया, मैंने हाँ नहीं किया तो अब गोविंद भाई मेरे को बता रहे थे आप उनके शिविर क्यों नहीं कर रहे। मैं भाई करूँगा यार, थोड़ा रुक जाओ। तो ये क्या चीज़ है?
तो पूरे परिवार में एक चयन हो गया कि हम पिछले 5 साल से लगे हैं और अब हमारे यहाँ पर्याप्त वातावरण बन गया है, अभी हमको एक शिविर यहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ कैसे निकल के आई होगी? तो कोई चित्रण हो गया है, हमने बार बार शिविर किया है, उससे हमारे परिवार में एक वातावरण बना है, उससे हमारे मित्रों में एक वातावरण बना है, और फाइनली एक चित्रण हो गया है कि हमको अपने यहाँ शिविर करना है। ऐसे देखो उसको, जो घट रहा है उसी को तो खोल के देख लेना, और क्या करना है। हम ये कर ही रहे हैं, केवल नाम ही तो दिया है, हो तो रहा ही था पहले ही, तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो पहले हो ही रहा है केवल उसी क्रिया को देख रहे हैं, हाँ ये हो रहा है। हेलो, इच्छा के उसमें बता रही हूँ कि मेरा संबंध में थोड़ा सा गड़बड़ था। तो जब मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड को पता चला, पाटड़ी में किसी ने बताया कि जीवन विद्या हो रहा है और वो बहुत अच्छा है संबंधों के लिए, इसलिए जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ना, तो एक ही वीडियो आपका देखा, लेकिन मन में एक सबसे पहले आशा ही जग गई कि मेरा जो कुछ गड़बड़ चल रहा है इधर, जबकि मेरी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मुझे किसी से संबंध बिगाड़ना है, पर फिर भी वो क्लियर नहीं चल रहा है। तो मेरे मन में एकदम मंशा हो गई कि ये जीवन विद्या में कुछ तो होता होगा, मैं जाने का सोच। तभी मुझे कुछ भी विचार कुछ नहीं था, लेकिन आशा जग गई। फिर विचार किया कि कितने दिन का है, कितना घंटा लगेगा, मेरे को जमेगा कि नहीं जमेगा, इतना घंटा ट्रैवल, वो सब उसमें। और फिर उसमें दृष्टि भी कर ली मैंने। हित क्या था कि मुझे एक तो मेरे मन को अच्छा लगे वो चाहिए था, और संबंध भी मुझे सुधारने थे, तो वो न्याय की दृष्टि से भी मैं ऐसा देख रही हूँ। और फिर जब ये विचार मेरा ऐसा पक्का हो गया ना इधर कि नहीं ये करने से मुझे मिलने वाला, तो तब मेरी इच्छा एकदम प्रबल हो गई कि थोड़ा बहुत बैक का भी पेन होएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये जीवन विद्या में जाके ही रहूँगी। तो ये मेरी इच्छा हो गई, ऐसा समझूँ? ठीक, बढ़िया बढ़िया। हम किसके बारे सोच रहे हैं? तो ये ध्यान में आने से 24 घंटे का एक बड़ा हिस्सा या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम अपनी ही क्रियाओं को, अपनी ही स्थिति को, अपनी ही जिंदगी को, है ना, और उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो जो पार्ट अभी तक दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को कम ज़्यादा कंपेयर करना, किसी के साथ प्रतिक्रिया, किसी के साथ आसक्ति, है ना, ये जो नेगेटिविटी था, ये पार्ट धीरे धीरे समराइज होके ये पॉजिटिव की तरफ या न्याय धर्म सत्य की तरफ इसका विस्तार होने लगता है, उतना हम आराम में आ जाते हैं। जी हाँ जी, माइक। कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शेयरिंग करने का मन हुआ। अब तक ऐसा सोच रही थी कि मतलब परिचय शिविर में भी इतना क्लियर नहीं हुआ था कि ये तुलन और चित्रण 4.5 क्रियाओं में जी रहे हैं। ऐसा एक मान्यता ऐसी थी कि नहीं भाई, हम तो जो समाज ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उस हिसाब से जी रहे हैं, मतलब हम अच्छे हैं और अच्छे इंसान की तरह जी रहे हैं, तो न्याय धर्म सत्य सब कुछ हम मान ही रहे हैं। लेकिन अभी एक मान्यता टूटी कि अभी तो बहुत वर्क करना बाकी है। अब ये टूटेगी तो आगे के लिए आवश्यकता बनेगी। यदि हम पहले से ही न्याय धर्म से, कई लोग पहला शिविर करने के बाद उनको लगता है कि मैं तो देव मानव हूं ही। यदि उसको पहले से लग रहा है तो आगे उसको सोचने की जरूरत क्या है? मतलब आज ये क्लियर हो रहा है कि ये अभी तो 4.5 क्रियाओं में और वो भी प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं, और अभी न्याय धर्म सत्य और वहाँ से बुद्धि और फिर आत्मा तक कब पहुँचेगी? सारी यात्रा यहीं पहुंचने के लिए, कब क्या क्या, जब तक नहीं पहुंचेंगे चलते रहेंगे इसमें। और करना भी क्या है, बाकी तो खाना पीना, खाना है इसके लिए ये समझना है तब तक खाना नहीं खाना है ऐसा तो बोला नहीं है। हाँ। ये समझना है तब तक सोना नहीं है ऐसा बोला नहीं है। पैसा नहीं कमाना है ये भी नहीं बोला है। तो जो कर रहे हैं वो करते हुए साथ में तो उतना टाइम फालतू रहता ही है, उसको कहीं ना कहीं घुमाते ही हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो जो अनावश्यक कर रहे थे, किसी के साथ चुगली कर रहे थे, कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, कुछ बोर हो रहे थे, कहीं घूमने जा रहे थे, उसकी जगह में अध्ययन कर लेंगे और क्या करना। लेकिन अभी एक कन्फ्यूजन है जिसको मैं बयां नहीं कर पाऊंगी, पर ट्राई करती हूँ। अब तक जैसे कि लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं ये सब क्वेश्चंस मुझे हो ही रहे थे कि
जीवन क्या है, मैं क्यों हूँ, क्या मतलब ये सब क्या है। मेरी लाइफ बहुत ही सेटल और अच्छी है, मतलब समाधान पूर्वक घर में जी क्या रहे करती हैं। हो? टीचर हूँ। टीचर। हाँ, और मेरा 10 साल का बेटा है। ओह। ओके, तो घर में बहुत ही समाधान पूर्वक हम लोग जीते हैं और बहुत लाइफ हैप्पी है हमारी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये सब तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ और है जो मुझे मतलब फाइंड करना है। मैं ऐसे ही ये सब कुछ तो ऐसे ही चल रहा है, तो इसके अलावा क्या है जो मुझे पाना है। तो मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से बहुत ही बेचैन थी ये सब क्वेश्चन को लेके, और मैं ढूंढ भी रही थी तो मिल नहीं रहा था कुछ भी। मैंने ये ध्यान की शिविरें भी की, ये फिर ओशो को भी पढ़ा, श्री श्री रविशंकर को भी पढ़ा, सदगुरु को भी सुनती हूँ, कुछ बाकी नहीं रखा ऐसा कह सकते हैं। सारा कोर्स कर लिया? कोर्स तो बहुत नहीं किए हैं, लेकिन अपने आप पढ़ाई करती रहती थी, तो वो थोड़ा बहुत किया। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे डामाडोल ही रहते थे कि ये कह रही है, दूसरा ये कह रहे थे, उसमें अपराध भाव आ रहा था कि अरे इसने ये बताया तो मैं ऐसे नहीं जी रही हूँ, मुझसे ये सब छूट नहीं रहा है। बोल रहे आसक्ति नहीं रखनी, तो मेरे बच्चे के लिए तो मुझे बहुत आसक्ति है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही थी। तो दर्शन में आके बहुत सारा क्लियर हो रहा है कि नहीं, अभी ये कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे कहाँ से किस तरह से जाना है वो रास्ता मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अभी एक ये भी कन्फ्यूजन है कि जब बुक्स पढ़ रही हूँ ना तो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, तो उसके लिए अभी अध्ययन ही करना है, ऐसा आप बोल रहे हो, तो देखते हैं, ट्राई कर रही हूँ। बहुत शानदार, जोरदार, खूब सुखद, खूब धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।